हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड ऑन अ टॉपिक अ लेटर टू गॉड। अब आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई गिव अ समरी ऑफ द चैप्टर, या फिर आप जो है कैरेक्टर स्केच बनाइए ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑफ द लेंचो, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वाई लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। तो पूरी कहानी आपको बतानी होती है इन अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज एंड अ शॉर्ट लैंग्वेज, राइट। बट कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो होते हैं वैल्यू बेस्ड। वैल्यू का मतलब है कीमत, राइट। यानी आपने चैप्टर में से क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अ लेटर टू गॉड की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं जो देखने को मिली है। एक तो एक्सट्रीम फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, दूसरा जो पोस्ट मास्टर जो है वो उसने हेल्प की, राइट, द वेरी गुड बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ पोस्ट मास्टर। तो ये दो चीजें सीखने को हमको मिलती है। तो हो सकता है इन दोनों चीजों पे, इन दोनों क्वालिटीज पे बेस्ड आपको कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए कि फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपका क्या कहना है ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड, फेथ इन गॉड से रिलेटेड, ठीक है। या हो सकता है आपको कंपैरिजंस दे दें। फॉर एग्जांपल आपकी जो ये बुक है इसमें एक कोई चैप्टर आएगा जहां पर लेंचो से ही रिलेटेड कुछ स्टोरी है, बट जैसे लेंचो की हेल्प होती है और जैसे उस कैरेक्टर की हेल्प होती है इन द स्टोरी वो बहुत डिफरेंट है। तो आपको कंपेयर करने को दिया जा सकता है। क्लियर। तो ओवरऑल जो भी आप सीखते हो चैप्टर से, वैल्यूज ग्रैब करते हो, उन वैल्यूज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं वो या तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्टली मिल जाएंगे या फिर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लियर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Who was Lencho? लेंचो कौन था? What circumstances forced him to write a letter to God? ठीक है। अब देखो ये तो डायरेक्ट आंसर है। क्या आपको पूछा लेंचो कौन है, और दूसरी बात क्या ऐसा हुआ कि लेंचो को लेटर टू गॉड लिखना पड़ा, राइट। तो आपको अब यहाँ टू द पॉइंट आंसर लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है खींचते जा रहे हो, पूरी स्टोरी लिख रहे हो कि लेंचो का घर था, फिर उसने अपनी वाइफ को बोला, जो वाइफ खाना बना रही थी, ऐसी सारी स्टोरी नहीं बतानी आपको। आपको जो पॉइंट रेलेवेंट है कि हाँ भाई लेंचो का घर था हिल पे, क्रेस्ट ऑफ अ टॉप हिल, लो हिल सॉरी, फिर इसके बाद लेंचो की फील्ड थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये टू द पॉइंट आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ना दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि भाई आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, दूसरा किस चीज का ध्यान रखना है, लैंग्वेज एंड यूज ऑफ वर्ड्स। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आपको क्या लगता है मैं लिखता जाऊं लिखता जाऊं लिखता जाऊं, ये नहीं होता। एग्जामिनर को इस पे मजा नहीं आने वाला कि अरे वाह कितना बड़ा आंसर लिखा है। एग्जामिनर का ध्यान जाने वाला है क्या आपको चैप्टर के बारे में पता है, दूसरी बात क्या आप ब्यूटीफुली आंसर्स प्रेजेंट कर पाते हो, क्या आपकी लैंग्वेज आपके यूज ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, थर्डली क्या आपको पता है कि वर्ड लिमिट कितनी है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना टाइम आपके इस क्वेश्चन के लिए आपको असाइंड है। क्योंकि देखो पूरे 3 घंटे के पेपर में आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको हर एक सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस आंसर पे मुझे कितना टाइम देना है, कौन सा आंसर है जो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहीं और लगा दूंगा वो टाइम, बाद में इस पे आऊंगा, राइट। तो इस तरीके से जो आपको बाइफिकेशन करना है ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ड लिमिट, ये सारी चीजें जो है एग्जामिनर चेक कर लेता है आपके आंसर से, ठीक है। और वैसे भी ये लॉन्ग टाइप जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एंड में मिलने वाले हैं पेपर के। और जनरली होता क्या है, हम बिगनिंग में तो बड़े प्यार से ब्यूटीफुल सी हैंडराइटिंग में स्लोली स्टेडीली मूव करते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं। एट द एंड क्या होता है, बिल्कुल पेपर में यू 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 होती, मुंडी नहीं ऊपर होती बिल्कुल, राइट, जब तक टीचर कॉपी नहीं छीन ले। ये सिचुएशन मत लाने दो। आपको पता होना चाहिए, घर पे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाफ, राइट, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन बचा है। तो हम ऑलरेडी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, वो भी पार्ट्स में, ठीक है ना, बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस किया है हमने, ताकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको उसी वक्त क्लियर हो जाए, राइट। तो आप क्या करो, सॉल्व करो उसको बैठ के। अब जैसे लेटर टू गॉड का आपको क्वेश्चन मिला है, एक क्वेश्चन है दिया आपको, तो उस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आंसर आप लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो, एंड सी द टाइम कि किस तरीके का टाइम डिवीजन मुझे करना है। क्लियर। ताकि राइटिंग जो है ना मेंटेन रहे पूरे पेपर में, एग्जामिनर को समझ ना आए कि आपने पहले तो धीरे धीरे लिखा, बाद में जल्दीबाजी में लिखा है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई टू द पॉइंट आंसर करना है, जो पूछा है उसे एक्सप्लेन करो, पुरानी कहानी क्यों मत बता दो, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा है लेंचो कौन था, तो लेंचो की वो पॉइंट्स बताओ जिससे समझ आ जाए सामने वाले को लेंचो कौन है,
राइट। फार्मर है, पुअर फार्मर है, कहाँ रहता है, किसकी फील्ड थी, वो सब बता दो। फिर क्या हुआ वो कहानी बता दो। क्लियर, उससे ज्यादा जाने की आगे जरूरत नहीं है। क्लियर, ऑल राइट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर who lived with his family on a crest of a low। तो यहाँ हमें क्या मेंशन है भाई कि लेंचो क्या है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पुअर एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, कि लेंचो वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, परफेक्ट इंट्रोडक्शन। He was very caring and God loving man। देखो बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा कि God loving या समथिंग, बट आपको यूज करने पड़ेंगे ऐसे वर्ड्स जहां आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हो, राइट। क्योंकि आंसर्स कॉपी पेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है जब तक खुद का एक व्यू पॉइंट, खुद के वर्ड्स नहीं लिखोगे। क्लियर। तो क्या था, लेंचो एक केयरिंग मैन था। क्यों केयरिंग था भाई, प्रूफ कैसे करोगे केयरिंग है, क्योंकि उसको पैसे क्यों चाहिए थे, ताकि उसकी फैमिली जो है वो हंगर की वजह से दे डू नॉट डाई, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लेंचो जो है अपनी फैमिली के लिए केयर करता था, इसलिए उसने पैसे मांगे थे। तो क्या बोला आपने, केयरिंग, और क्या था, गॉड लविंग मैन। बहुत एक्सट्रीम फेथ था उसको भगवान पे, तो गॉड लविंग मैन। Though he was a farmer, he could read and write। क्या बताया था कि लेंचो एक ऑक्स की तरह काम तो करता है लाइक एन एनिमल, बट ही कैन राइट, राइट, और रीड भी कर सकता है, क्योंकि तभी उसने पढ़ लिया था कि सिग्नेचर में गॉड लिखा है लेटर में, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, भले ही, कंसेशन, भले ही वो क्या था, एक फार्मर। ज्यादातर फार्मर्स के लिए क्या, पुरानी अगर स्टोरी देखे तो कि ज्यादातर ऐसा माना जाता है फार्मर है तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, राइट, तभी फार्मिंग कर रहा है, विच इज नॉट राइट। बट यहाँ पर हमें क्या बताया गया, तो हम ये लाइन यूज कर रहे हैं कि भले ही वो फार्मर था बट फिर भी ही कुड रीड एंड राइट। Lencho eagerly waited for the rainfall in order to get good harvest। लेंचो जो है वो बहुत ईगरली वेट कर रहा था ताकि एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल मिले इस बार। चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई वेरी केयरिंग, ही वॉज अ फार्मर, और यहाँ लिख दो कि लेंचो हैड अ कॉर्न फील्ड, यानी लेंचो का कॉर्न फील्ड था। ठीक है, किस चीज की खेती करता था, कॉर्न की, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, लेंचो eagerly waited for the rainfall in order to get good harvest and he became happy when it came। लेंचो जो है बहुत eagerly वेट कर रहा था कि कब रेनफॉल होगी, और जैसे ही रेनफॉल हुई वो बहुत खुश हो गया। बट द प्लीजिंग रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। देख लो, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं देन रेन केम देन लेंचो वेंट आउट फेल्ट द रेन, ये सब आपको बताने के लिए था स्टोरी में। आंसर में वही लिखो जितना पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोला कि जो प्लीजिंग रेन थी, यानी जिससे बड़ी खुशी मिल रही थी, उस बारिश से क्या हो गया, इट चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओले गिरने लगे, बर्फ के ओले गिरने लगे, एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, और इन हेल स्टॉर्म ने पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। He became sad and was worried about his family as they might remain hungry that year। वो sad था और अपनी फैमिली के लिए worried था कि ऐसा ना हो कि पूरा साल भर हमें भूखा रहकर बिताना पड़े। His last hope was the help from God। उसकी last hope क्या थी, वो थी भगवान से मदद, as he had complete faith in him, और क्योंकि उसको क्या था, complete faith था, पूरा भरोसा था भगवान पे। Hence he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos to survive and to re-harvest। इसीलिए लेंचो ने क्या लिखा, लेटर टू गॉड लिखा। उसमें क्या लिखा था वो भी बता दो एक लाइन में, कि लेटर टू गॉड में ये मेंशन था कि भाई उसे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके और री हार्वेस्ट कर सके, यानी वापस से पूरा फील्ड का काम चालू करके एक नए हार्वेस्ट को देख सके। क्लियर, तो इस तरीके से आपने अपना पूरा आंसर कंप्लीट किया है। आपको लगता है ये पूरा आंसर कंप्लीट है, बट आपको लगता है एक दो लाइंस ऐड करनी तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लेंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग मैन, या फार्मर, लेंचो हैड अ कॉर्न फील्ड लिख सकते हो, लेंचो वर्क लाइक एन ऑक्स, राइट, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग स्ट्रॉन्ग। बट इतना जरूरी नहीं, अगर ये वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो फिर आप लिख सकते हो एक दो लाइंस बीच में, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज अ परफेक्ट आंसर। एक परफेक्ट लैंग्वेज, बिल्कुल ऑर्डर में लिखा है और अच्छे वर्ड्स का यूज किया है। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में प्रिपेयर रखने ही हैं, ठीक है, जरूरी नहीं डायरेक्टली आए, बट क्या होगा ना, ये कैरेक्टर स्केच आपको पता होगा तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में भी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। सो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है कि लेंचो के बारे में सब बताओ, जो भी क्वालिटीज आपको नजर आई हैं। हमें क्या क्या क्वालिटीज नजर आई हैं,
लेंचो पहली बात तो एक पुअर फार्मर था, उसको बहुत फेथ था भगवान में। दूसरी बात लिख सकते हो कि वो ग्रीडी नहीं था, राइट, बट उसे समझदारी भी नहीं थी कि वो एक भगवान में फेथ रखने वाला आदमी तो था, बट उसको ये नहीं समझ थी कि भाई भगवान में फेथ रख रहा हूँ, बट ये भी पता होना चाहिए भगवान पैसे नहीं दे सकते, राइट, वो एक पावर है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है कि वो हमें पैसे देंगे आकर। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए, लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जब भी कैरेक्टर स्केच लिखो, ट्राई टू राइट एज मेनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन। जितनी क्वालिटीज मेंशन कर सकते हो उतने वर्ड्स लिखो, ठीक है। जैसे सिंपल, हार्ड वर्किंग, राइट। लेंचो क्या था, एक सिंपल मैन बट एक हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। किसकी तरह काम करता था, एक ऑक्स की तरह। लेंचोज एंटायर क्रॉप्स वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। क्यों लिख रहे हो ये पॉइंट, क्योंकि आगे की जो क्वालिटीज हैं वो तभी बता पाओगे जब स्टोरी का कुछ पार्ट लिखोगे। तो लेंचोज एंटायर क्रॉप्स वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, सो ही बिकेम वेरी सैड एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। He was an optimistic person. Optimistic यानी positive person. Although his only source of living was taken away, he did not lose hope. Very nice line जो कि directly आपको चैप्टर में मेंशन नहीं है, कि अगर जनरली ये सिचुएशन किसी और की लाइफ में आती कि भाई जो एक अकेला बोल सकते हो सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि फील्ड से जो भी हार्वेस्ट आता वो अकेला सोर्स ऑफ इनकम था लेंचो का, ऐसा किसी और पर्सन की लाइफ में हो कि वही चला जाए, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो बैठ के रिग्रेट करता रहेगा, रिपेंट करता रहेगा, सैड रहेगा, राइट, सिर्फ रोता रहेगा, या फिर कोई दूसरा एक्शन उठाएगा। बट पॉजिटिवली हैंडल करना कि कोई बात नहीं, अभी भी भगवान पे मुझे भरोसा है, ये बात लेंचो की बहुत अच्छे से दिख रही थी। क्या था वो, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। भले ही उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम, देन टू ही डिड नॉट लूज होप ऑन गॉड, राइट। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड. He was confident that God would help him in his distress. वो confident था, इनफैक्ट वो more than confident था कि भाई मेरी इस बुरी सिचुएशन में भगवान मेरी मदद करेंगे ही करेंगे। क्लियर? लेंचो was an innocent थीस्ट। लेंचो क्या था, इनोसेंट थीस्ट था। थीस्ट मतलब जो इंसान भगवान पे भरोसा करता है, जैसे आप आस्तिक बोलते हो हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में थीस्ट बोलते हैं। थीस्ट का उल्टा क्या होता है, एथीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थीस्ट क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, बट वो क्या था, एक इनोसेंट थीस्ट था। क्योंकि जनरली कोई भी थीस्ट होगा जिसे भगवान पे भरोसा होगा, वो इंसान को ये तो पता होगा कि भाई भगवान फिजिकली प्रेजेंट तो है नहीं जो हमें पैसे देंगे, राइट। बट लेंचो जो है एक इनोसेंट थीस्ट था, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट भगवान उनको पैसे देंगे ही देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्ड यूज किया है, इनोसेंट थीस्ट हु डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। जैसे ये चीज नहीं पता थी कि भाई गॉड एक पावर है, वो एक लिविंग पर्सन नहीं है, कि इंसान थोड़ी ना है भगवान जो आके आपको पैसे देंगे। तो ये चीज उसे नहीं पता थी, बट उसका जो विश्वास था ना वो बहुत ही इनोसेंट पर्सन की तरह था। जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको जो फेथ होता है अपने पेरेंट्स पे, वो क्या होता है, कि इनोसेंट फेथ होता है। उन्हें नहीं पता होता कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना है, उन्हें बस ये होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स बैठे, राइट। तो वहां पर एक इनोसेंट सा फेथ दिखता है। बट यहाँ गॉड की बात आ रही है, ये फार्मर है, इतना बड़ा इंसान है, इसके बच्चे भी हैं, तो दिस पर्सन शुड हैव द नॉलेज कि भाई एक फिजिकल पर्सन नहीं है गॉड, बट ही वॉज वेरी इनोसेंट थीस्ट। He had blind faith, अंधा जो फेथ होता है ना, अंधा विश्वास बोलते हो, तो he had blind faith in God and sought solution of his problem from God only. और उसको ये नहीं था कि मैं दूसरे इंसानों से जाके मदद मांगू, शहर में जाके लोगों से मदद मांगू, टाउन में जाऊं, but what he decided was to ask for help from only one thing, that was God. क्लियर? तो ये था कंप्लीट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जहां आप बता रहे हो कि लेंचो एक ऑप्टिमिस्टिक, सिंपल, इनोसेंट थीस्ट, राइट, एक कंप्लीट फेथ रखने वाला भगवान में ऐसा पर्सन, पुअर फार्मर, एक केयरिंग इंसान। तो सारी क्वालिटीज आपने बहुत ही प्यारे तरीके से इस आंसर में समझा दी है। चाहो तो अपने हिसाब से और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इफ यू विश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
sketch the character of the postmaster in the story A Letter to God, or how do you like the character of the postmaster in the story A Letter to God? Give reason for your answer. यानी कि या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई करके दिया जा सकता है. आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन समझ के डायरेक्टली ये बता देना है कि पोस्टमास्टर कैसा पर्सन था जो बुक में दिया है, या आप ये चीज़ समझते हो कि लॉन्ग आंसर में मेरे पास इतना तो लिबर्टी दी हुई है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. क्योंकि लिटरेचर पढ़ते क्यों हो? ताकि आपकी जो समझ है वो इलैबोरेट हो, वो वास्ट हो नॉलेज, जहां आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओ, एक मैसेज ग्रैब कर पाओ. तो वो मैसेज आपने ग्रैब किया कि नहीं किया वो इसमें नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, राइट? तो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच जो चैप्टर में दिया है वो तो लिखना ही है, बट व्हाट यू थॉट वो भी पॉइंट्स लिख सकते हो. क्लियर? द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो. क्या था वो? फैट और एमिएबल. चाहो तो इसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अच्छा वर्ड है, बट अगर आपको इसके सिनोनिम्स पता है, फ्रेंडली है, राइट, तो आप लिख सकते हो, कॉर्डियल है. क्लियर? सो द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एंड अ फ्रेंडली फेलो. ही वॉज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग. कैसे पता वो सेंसिबल थे? क्योंकि जब उन्होंने पहली बार लेटर देखा जो पोस्टमैन लेकर आया था, उसको देखकर वो हंसे तो थे कि भाई ऐसा एड्रेस द गॉड लिखा हुआ है जो हमने कभी नहीं देखा. बट फिर क्या हुआ? फिर उन्हें अपनी सेंसिबल जो उनका नेचर था वो सेंस यूज करते हुए वो समझ गए कि नहीं यार, इस इंसान को कितना ज़्यादा भरोसा है भगवान पे, इसीलिए उसने एड्रेस द गॉड लिखा है. तो पोस्टमास्टर क्या थे? एक सेंसिबल मैन. कैसे? आगे समझा दो. ही फर्स्ट लाव्ड लुकिंग एट द लेटर विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस. क्यों हंस रहे थे? क्योंकि एक स्ट्रेंज एड्रेस था. क्या था? द गॉड, राइट? बट सून ही बिकेम सीरियस. बट फिर एकदम से वो सीरियस हो गए. He was surprised at the faith that Lencho had in God. अब यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि when he first saw the letter he laughed, but then he became serious and was able to sense the faith Lencho had on God, right? फिर इसके बाद आप ये भी बता सकते थे कि he wished that why he doesn't has the same faith as Lencho had on God. इस तरीके से भी लिख सकते थे, बट देखो इस लाइन को आपने दोनों लाइंस को एक साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे लिखा है कि he was surprised थे वो at the faith that Lencho had in God. यानी ऐसा faith तो किसी में होता ही नहीं है. He was surprised. Clear? He wanted his faith not to be shaken. वो नहीं चाहते थे कि उसका faith, उसका भरोसा टूटे. The postmaster himself gave a part of his salary and also requested his employees and a few friends to contribute for charity. और postmaster ने क्या किया? उन्होंने खुद की सैलरी का पार्ट और अपने फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज से भी कुछ पैसे मांगे फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी. He felt happy and satisfied when Lencho received the money. देखा था ना कि एक एक्सप्रेशन जो इंजॉय कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहे थे पोस्टमास्टर, एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट कंटेंटमेंट, दैट सेटिस्फैक्शन, राइट? तो वो चीज़ आपने यहाँ पे भी मेंशन कर दी कि he was happy and satisfied. कब? जब लेंचो को मनी मिल गया था. This shows that he was a kind एंड एम्फेथेटिक पर्सन एज वेल. यानी कि जो इंसान काइंड हो, दूसरों की फीलिंग समझे, दूसरों की मदद करे, वैसे पर्सन था कौन? पोस्ट मास्टर. ही लव्ड टू हेल्प others and he loved to help others. चाहो तो आगे लिख सकते हो कि when Lencho received the letter he wrote back that the employees of the post office are a bunch of crooks, but after reading this too, postman did not take any action against Lencho. This shows he was such a kind person. क्लियर? ये लाइन भी लिख सकते हो कि भाई लेटर पढ़ा उसने जब बाद में दूसरा लेटर, उसमें क्या लिखा था कि भाई एम्प्लॉयज जो है क्रूक्स हैं यहाँ के, राइट? क्रिमिनल माइंडेड है, यानी चोरी कर देंगे, राइट? बट फिर भी पोस्टमैन ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे पैसे वापस करो, मैंने दिए तुमको. क्लियर? यानी ही वाज सच अ काइंड पर्सन. क्लियर? दिस वे आप एक कैरेक्टर स्केच लिखते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how did the postmaster and post office employees help Lencho? How did he react to their help? दो क्वेश्चंस किए हैं. पहला, पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के लोगों ने किस तरीके से मदद की लेंचो की. दूसरी बात, लेंचो ने इस मदद पे, इस हेल्प पे रिएक्ट कैसे किया. तो आपको दोनों सीन्स यहाँ पर बताने. The postmaster and the post office employees were very generous as they contributed for the act of charity. पहली लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई पहली लाइन बता दी उन्होंने पैसे दिए. आप ऐसे ही स्टार्ट करो, हमेशा एक एडजेक्टिव यूज करके स्टार्ट करो, एक
बोल सकते हैं एक आप क्वालिटी बताओ उस आंसर से रिलेटेड कि भाई जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे और जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत जेनरस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। First, the postmaster and postman laughed when they saw Lencho's letter to God. सबसे पहले तो भाई वो लोग हंसे थे, राइट, कि लेटर पे द गॉड एड्रेस लिखा है, तो कौन कौन हंसा था? पोस्टमैन और पोस्टमास्टर, तो वो मेंशन कर दिया। बट सून दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। बट फिर थोड़े टाइम में क्या हुआ, वो लोग समझ गए, वो लोग खुश हुए, इम्प्रेस हुए कि भाई कितना विश्वास है भगवान पे लेंचो को। They decided to send some money to Lencho so that his faith in God does not get शेकन। ठीक है ना, फेथ नहीं टूटे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ मनी भेजते हैं। दे कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू लेंचो, क्योंकि देखो आपको बताना है इस हेल्प पे क्या रिएक्ट किया, तो वो हेल्प पूरी बतानी पड़ेगी, राइट। तो 70 pesos भेजे लेंचो को। When Lencho got the envelope and opened it to count the money, जैसे ही एनवेलोप मिला किसको? लेंचो को, और उसने ओपन करा पैसे काउंट करने के लिए, he became angry, वो गुस्से में आ गया। He again wrote a letter to God demanding the remaining 30 pesos. फिर से लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा कि भाई मुझे 30 pesos चाहिए, जो गलती से आपने 70 भेजे, बाकी के 30 pesos मुझे चाहिए। He thought that post office employees had taken away the remaining money and called them a bunch of crooks. उसको क्या लगा लेंचो को कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने मेरे पैसे लिए हैं, 30 pesos उन्होंने निकाल लिए हैं, और उसने लिखा भी था लेटर में कि भाई गॉड डू नॉट सेंड द लेटर वाया मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, राइट। तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, राइट, क्योंकि लेंचो को तो वैसे पता नहीं था, बट फिर भी अगर उसे लगता है कि पैसे आए हैं तो ही शुड बी ग्रेटफुल फर्स्ट। बट उसे वो पैसे जो हैं 30 pesos जो है उसकी कमी लग रही थी, एंड ही थॉट कि एम्प्लॉयज़ जो है पोस्ट ऑफिस के उन्होंने चोरी की है। So this was not at all justified, as they were the people who had helped him, but it shows his innocence and firm faith in God. But यहाँ पर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा आपको इस तरीके से, क्यों? क्योंकि भाई उसको भगवान पे इतना भरोसा था कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं, ना ही डिनाई कर सकते हैं कि भाई मैं 100 नहीं 70 pesos भेजूंगा, भगवान बार्गेन थोड़ी ना करेंगे, राइट। बट यहाँ पर क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ में भेजा है पैसे, बट ये बात हमें पता है, पूरे ऑफिस को पता है, लेंचो को थोड़ा पता थी। लेंचो को पता होता तो ही वुड हैव बीन ग्रेटफुल, हो सकता था पैसे वापस कर देता, राइट, बिकॉज ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि वो एक इनोसेंट पर्सन था और इसको फर्म फेथ था भगवान पे, इसीलिए उसने ये किया। तो अपन ने एंड भी क्या किया, एक सपोर्ट करते हुए कि ठीक है, उसका जो बोल सकते हो एक रिएक्शन था फॉर द हेल्प, वो गलत था, इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, बट इट इज ओके ऑन द पार्ट ऑफ लेंचो, क्योंकि लेंचो वॉज अ इनोसेंट एंड अ पर्सन हु हैड एक्सट्रीम फेथ ऑन गॉड। क्लियर? ऑल राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर करोगे। देख लो, हरी जो एक स्टोरी है वो तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से बतानी पड़ेगी, बट क्वेश्चंस किस तरीके से डिफर करते हैं वो आप देख लो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, इंसानियत अभी भी बाकी है। दिस इज वॉट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन की हेल्प से मिल गई है लाइन, चाहो तो आप अपने आंसर्स में ये मेंशन कर सकते हो जहां पे भी आपको ये क्वेश्चन आंसर आए, ठीक है, जहां लेटर टू गॉड की बात हो रही है और आपको लगता है ये ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट की बात मैं लिख सकता हूँ पोस्ट मास्टर से रिलेटेड, देन डू राइट इट। क्लियर? in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are aptly depicted thought। यानी यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में स्टोरी बता दी है कि भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक इंसानियत और एक इंसान का एक्सट्रीम फेथ और हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिपिक्ट किया गया। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज इन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखिए, जैसे आपने क्या लिखा था, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हो आप, राइट, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हो, वैसे ही आप एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखने वाले हो इस टॉपिक पे, और बोला है कि एक टाइटल भी दो। ठीक है, तो टाइटल चाहो तो यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, नहीं तो एक और टाइटल है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। देख रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसी चीज को मॉडिफाई किया है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना अपनी ब्रेन की, वो स्टार्ट कर दो, जितना मॉडिफाई कर सकते हो चीजों को उतना मॉडिफाई करके लिखने की कोशिश करो, क्योंकि सब आपके सामने होता है, बस आपको अपने वर्ड्स लेकर उसे और डेकोरेट करना होता है। क्लियर? तो टॉपिक क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। चलिए पैराग्राफ में क्या क्या मेंशन करोगे, सारी क्वालिटीज मेंशन करोगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एक्सट्रीम फेथ और हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, हर एक चीज आपको मेंशन करते हुए पोस्ट मास्टर की ज्यादा आपको बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट की बात हो रही है, और ये ह्यूमैनिटी किसके पार्ट से दिखी है भाई, पोस्ट मास्टर के पार्ट से। क्लियर?
आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टर्स फॉर स्ट्रॉन्ग। कितना ब्यूटीफुली लिखा है, स्टर्स फॉर स्ट्रॉन्ग, यानी कि भाई जैसे ही हमने लेटर टू गॉड पढ़ा वैसे हमारा जो ह्यूमैनिटी की तरफ सोच थी वो कहाँ गई है, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ चली गई है, यानी ह्यूमैनिटी अभी भी बची है, इंसानियत अभी भी बची है, ये हमें और स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है। We learn from the story that there still are people who help others without any self interest. ह्यूमैनिटी होता क्या है, जब खुद का है ना फायदा नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, फिर भी आप सामने वाले की मदद करो, वो ह्यूमैनिटी होती है। खुद की किसी की मदद कर देना ह्यूमैनिटी नहीं होती। अगर आपका उसमें कोई फायदा नहीं है और फिर आप किसी की मदद करते हो, वो होती है असली ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो आपने यहाँ पर उससे क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। Clear? The postmaster and the post office employees lay an example for every one of us to be kind. जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है और हमें वो सिखाते हैं कि भाई हर किसी को काइंड होना चाहिए। दो दे ऑल लाफ्ड एट दिस लेटर, भले ही वो हंसे थे इस लेटर पे, बट क्या किया फाइनली, दे वर रियली मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ फेथ लेंचो हैड इन गॉड। ग्रिप यानी कि पकड़ जो है, मतलब वो जो फेथ था उसका स्ट्रॉन्ग फेथ था, वो लेंचो का फेथ जो है ये लोग समझ पाए, दे वर मूव्ड बाय, दे वर टेकन बाय इट, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया टू हेल्प लेंचो। द वे दे ऑल डिसाइडेड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर लिखना जरूरी है क्योंकि उन्हें नहीं पता था लेंचो कौन है, फिर भी उन्होंने मदद की। दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज। तो देखो सपोर्ट करना है अपने टाइटल को, अपने टॉपिक को। हार्ड टाइम्स रिस्टोर्स आवर फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जब हम ये देखते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं उन्होंने स्ट्रेंजर के लिए हेल्प करी, मदद की, विदाउट वॉचिंग विदाउट लुकिंग फॉर एनी प्रॉफिट, वो भी जब हमें क्या करता है, ये जो है हमारे ह्यूमैनिटी को वापस से जागृत करता है, रिस्टोर करता है। मोटिवेट्स अस टू बी अ नोबल एंड काइंड पर्सन, और ये क्या करता है, हमको एक नोबल पीसफुल काइंड पर्सन बनाने के लिए जो है एक बोल सकते हो पुश देता है, आपको मोटिवेट करता है कि भाई हाँ एक नोबल पर्सन, एक काइंड पर्सन, एक पीसफुल पर्सन बनने की कोशिश जरूर कीजिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। Do you have faith in God like Lencho? Was Lencho's reaction towards post office employees right? यानी यहाँ आपको दो क्वेश्चंस तो सीधे चैप्टर से रिलेटेड है, बट एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछा है, राइट? तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझ आ गया पैराग्राफ किस तरीके से लिखना, बहुत ईजी था, राइट? बट आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, वो वर्ड्स आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो। ये जितने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे उतने वर्ड्स मिलेंगे, उतने आंसर्स आप ब्यूटीफुली बना पाओगे, ठीक है? सेम वे में आपको क्वेश्चन पूछा है क्या, आप गॉड से रिलेटेड, कि भाई लेंचो की जो क्वालिटीज हैं एक्सट्रीम फेथ की इन गॉड, वो बताओ। फिर आपको क्या लगता है ऐसा एक्सट्रीम फेथ होता है आजकल के लोगों में, देन बताओ रिएक्शन जो था लेंचो का टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वो सही था कि गलत था। Lencho was a poor farmer who was totally dependent on the harvest to survive and fulfill basic needs of his family. देखो एक्सट्रीम फेथ बताना है तो कहानी बतानी पड़ेगी, कहानी बतानी पड़ेगी तो ये बताना पड़ेगा लेंचो कौन है। देखो ऐसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस आंसर को कि लेंचो कौन था भाई, एक पुअर फार्मर और अपने हार्वेस्ट पे ही डिपेंडेंट था पूरी तरीके से अपनी बेसिक नीड्स के लिए। Once his crops were destroyed due to heavy rainfall and hailstones, and he was afraid to think how his family would survive. एक दिन क्या हुआ, एक बार बहुत तेज बारिश हुई, बहुत ज़्यादा hailstones गिरे, जिसकी वजह से पूरे crops destroyed हो गए, और उन destruction की वजह से जो farmer है हमारा, जो लेंचो है, वो बहुत ज़्यादा disturb था, thinking about कि भाई कैसे मेरी family survive करेगी. He believed that God would help him in this लाइट, और उसका सिर्फ एक ही विश्वास था, वो था भगवान पे, कि भाई मुझे भरोसा है कि भगवान मेरी इस बुरी सिचुएशन में, इस सैड सिचुएशन में मदद करेंगे। He had firm faith in God. He believed that God would not let him be hungry. उसे एक एक्सट्रीम फर्म फेथ था भगवान पे, और उसको बिलीव था कि भगवान जो है उसको भूखा नहीं सुलाएंगे, उसकी फैमिली को पूरे साल भर भूखा नहीं रखेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, लेंचो की क्वालिटीज। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जस्ट जो नेक्स्ट लाइन है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Nowadays, faith in God, like Lencho, is almost impossible and unseen. Very obvious, right? आजकल the people are moving from being theist to atheist, right? ज़्यादा नास्तिक होते जा रहे हैं लोग, यानी they believe कि नहीं भाई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, so God is not there. तो यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि हाँ भाई लोग जो है इतना फेथ तो नहीं रखते भगवान पे जितना लेंचो का है। कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि हमारा भी फेथ कहीं ना कहीं जो है शेक हो जाता है कभी कभी, बट लेंचो जितना फेथ होना इज रियली इम्पॉसिबल।
People are very much aware that nobody is willing to help others without any self interest. लोगों को पता है कि भाई हेल्प जब तक नहीं होती जब तक किसी का प्रॉफिट ना हो. आजकल प्रॉफिट होगा तो ही आप हेल्प करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. तो लोगों का जो फेथ है ना वो सभी में क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है. Lencho's willing to help others, Lencho's reaction towards, अब ये है next part of the question, ठीक है. So Lencho's reaction towards post office employees was not right और जस्टिफाइड. बिल्कुल सही नहीं था, जस्टिफाइड भी नहीं था, बट क्या बोल सकते हैं उसकी गलती भी नहीं है, राइट. तो बिल्कुल रिएक्शन जो है वो तो गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सही है रिएक्शन. तो रिएक्शन वॉज नॉट राइट और नॉट जस्टिफाइड, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एज ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड डन सच अ मिस्टेक. बट ये रिएक्शन जस्ट इसीलिए आया क्योंकि वो इनोसेंट था और उसका बिलीव था कि भाई भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि मैं 100 पैसोस मांग रहा हूँ, 100 पैसोस मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले. ठीक है. It were only the post office employees who had stolen money according to him. और इसीलिए उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, भाई लेटर कहाँ आया, पोस्ट ऑफिस में, और ये लेटर जो है पोस्ट ऑफिस से बाहर गया ही नहीं है, तो पैसे कौन ले जाएगा, पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ले जाएंगे. तो उसको ऑब्वियस है कि भाई उसका शक आएगा ही, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज्यादा फेथ है. क्लियर. तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपके मम्मा पापा ने आपको पैसे भेजे हैं बाय पोस्ट, ठीक है, अब आपकी मम्मा ने बोला कि हाँ भाई मैंने जो है 50,000 भेजे हैं, तो भेजे ही होंगे, मम्मा झूठ बोलेंगी क्या, नहीं. बट आप जब जाते हो पोस्ट ऑफिस में, उस लेटर में से आपको सिर्फ 35,000 मिलते हैं, तो बाकी 15,000 आपको क्या लगेगा कि पक्का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुराए. सेम वे में लेंचो को भी ये लग रहा था, क्योंकि जितना हमें अपने पेरेंट्स पे फेथ है उतना ही लेंचो को गॉड पे फेथ था, एक्सट्रीम फेथ. तो उसी तरीके से उसने ये क्या किया भाई, उसने लेटर में लिख दिया कि भाई पक्का यहाँ के एम्प्लॉयज जो है पैसे ले लेते हैं बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक्स. तो उसका रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अस जस्टिफाइड नहीं था, बट उसके पार्ट पे देखें तो ही वॉज इनोसेंट एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन केम आउट. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड. अब लेंचो का जो फेथ था गॉड में, उस पर पूरी स्टोरी लिखो. ठीक है, चलो. लेंचो वॉज अ सिंपल फार्मर. बोला है स्टोरी लिखना है तो लिखो स्टोरी, यानी समराइज्ड वर्जन लिखना है. क्लियर. Lencho was a simple farmer. He was very hard working, but one year his harvest was completely destroyed by the hail storm. ये लिखना कि घर था क्रेस्ट पे, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, हार्वेस्ट अच्छा आता है, ये सब लिखने से अच्छा डायरेक्टली शॉर्ट में स्टोरी लिखो. ठीक है. तो लेंचो फार्मर था, राइट, एक बहुत अच्छा इंसान था. उसके बाद उसके जो फील्ड है उसमें एक दिन क्या हुआ, एक बार हार्वेस्ट जो है वो नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि पूरी जो फील्ड है वो हेल स्टॉर्म और रेनफॉल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. ठीक है. ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos. उसको पूरा फर्म फेथ है, यहाँ लिख सकते हो गॉड वॉज द ओनली होप फॉर हिम, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है. He asked for 100 pesos. The postmaster saw the letter. और ये लेटर किसने देखा? पोस्टमास्टर ने. He decided to help Lencho. He collected money from his employees. He gave some part of his own salary also. But the money was less than what Lencho had asked for. ठीक है. तो लेंचो ने डिसाइड किया लेटर लिखना. लेटर उसने लिखा, 100 pesos मांगे. ये लेटर पोस्टमास्टर ने पढ़ा. पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज और खुद की सैलरी से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें से उन्होंने 70 pesos भेजे. क्लियर. बट द मनी वॉज लेस, क्योंकि 100 pesos मांगे थे और सिर्फ 70 pesos थे. द पोस्टमास्टर पुट द मनी इनटू एन एनवेलप एंड एड्रेस्ड इट टू Lencho. Next Sunday, Lencho came to collect his letter. When he counted the money, he became angry. अगले संडे क्या हुआ, लेंचो गया अपने लेटर को देखने कि भाई मेरा रिप्लाई आया कि नहीं आया. जैसे ही उसने लेटर लिया, एनवेलप खोला, उसमें से 30 pesos कम थे, और ये देखकर लेंचो जो है वो बहुत गुस्से में आ गया. He wrote another letter to God. और उसने एक और लेटर लिखा भगवान को. He asked God to send him the rest of the money, that is 30 pesos. But he asked him not to send the money through the mail, as the employees of the post office were a bunch of crooks. Clear. Last में लिख सकते हो, because Lencho's faith, firm faith in God is seen here as he believed that God has only sent money to him. He did not find it valid to inquire from the people that whether the money was sent from other people or God. That's why it shows that Lencho had an extreme faith in God. इस तरीके से एंड कर सकते हो क्या कहते हुए कि भाई भले ही उसको लेटर मिला, कम पैसे थे, तो उसको ऐसा लगना चाहिए था ना कि पैसे आए कहाँ से, बट उसने क्या किया, उसने फिर से भगवान को ही लेटर लिखा कि भाई आपने, मतलब उसको भरोसा था कि पैसे भगवान ने भेजे, राइट. तो वो एक्सट्रीम फेथ कैसे दिखा, जब उसने वापस से लेटर लिखते हुए कहा कि यहाँ पे लेटर भेजें, आप वापस पैसे भेजें, बट मेल से मत भेजना, क्योंकि यही के एम्प्लॉयज जो है क्रूक्स हैं और उन्होंने ही मेरे पैसे चुराए. क्लियर. तो इस तरीके से जो एक्सट्रीम फेथ है आपने इन शॉर्ट एक पूरी स्टोरी के फॉर्मेट में बता दिया. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question 8.
How far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances? क्या पूछा है कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी एक एडवर्स सिचुएशन आती है, कोई खराब से खराब सिचुएशन आती है, और उसमें अगर हमको एक स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस लाना हो, यानी कि एक बोलते हैं ना वो रोशनी की किरण लानी हो, तो आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमिज्म का पार्ट वहां पर कितना इंपॉर्टेंट है, यानी पॉजिटिविटी जो होती है उसका कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है अगर आप बात कर रहे हो एक एडवर्स सिचुएशन में एक स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस की। क्लियर? तो भाई अगर आपको यहाँ पॉजिटिविटी की बात करनी है तो आपको पता है लेटर टू गॉड में इतना सब कुछ हो गया, लेंचो की लाइफ में उसकी जो फील्ड, उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम था, दैट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दिस मीन्स अगर ये सिचुएशन किसी और के साथ होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो इंसान जो है ब्रेक हो जाएगा, डिसहार्टेंड हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड दैट पर्सन वुड डिसाइड टू जस्ट रिपेंट ओवर इट, राइट? वो सिर्फ रोता रहेगा उस चीज के लिए, ही वुड बी सैड, डिस्ट्रेस्ड। बट लेंचो ने क्या किया, उसे पता था कि हाँ भाई ही वॉज सैड, उसने सोचा भी कि मेरी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, बट इमीडिएटली उसने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। यानी कि पॉजिटिवली उसने सिचुएशन को देखा कि नहीं भाई, सारे रास्ते बंद नहीं होते, अभी भी एक रास्ता है, और उसने वो रास्ता चुनने को डिसाइड किया। तो पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी होती है अगर आप किसी एडवर्स सिचुएशन में हो। पॉजिटिवली अगर देखते हो कि हाँ भाई ऐसा है, तो यू कैन ग्रो एंड यू कैन जस्ट टच ग्रेट हाइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर अगर देखो कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट? सपोज किसी पर्सन का कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता एंड दैट पर्सन फील्स वेरी डिजेक्टेड, डिस्ट्रेस्ड। दो टाइप के लोग होते हैं। एक इंसान तो क्या करेगा भाई, वो सैड हो जाएगा, रोता रहेगा, एंड ही वुड जस्ट क्राई ओवर इट कि भाई सब खत्म। अगर और दूसरे टाइप का पर्सन क्या होगा, या तो वो जो है बोलेगा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, थोड़े बहुत तो दुखी होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बुरा ही नहीं लगे, बट थोड़ा बहुत दुख दिखाते हुए आपको ऐसा तो लगना चाहिए ना कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा, हो सकता है कोई और है जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है, इसीलिए उसका एग्जाम क्लियर हुआ, मेरा नहीं हुआ। दिस मीन्स हो सकता है मेरी मेहनत में कमी रही होगी, तो मैं अब मोर देन दैट दूंगा, यानी मोर देन 100% दूंगा और एफर्ट्स लगाऊंगा, तो क्या पता मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट? तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे क्या होगा, वो इंसान और ज़्यादा मेहनत करेगा और ये हो सकता है कि वो क्लियर कर ले एग्जाम। ये जो पर्सन है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ रिपेंट किया, सैड हुआ, रोता रहा, भाई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो टाइम भी वेस्ट कर दिया, और उस सैड मूड के साथ अगर वो फिर से एफर्ट्स डालता भी है, प्रिपरेशन करता भी है, तो आई डोंट थिंक उसको फिर से कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? तो पॉजिटिवली किसी भी सिचुएशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो ये एक लाइफ लेसन है जो हमको लेंचो ने सिखाया है। चलिए इस आंसर को लेंचो यानी अ लेटर टू गॉड के टर्म्स में और बेसिकली ऑप्टिमिज्म के टर्म्स में हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सैंपल। It is absolutely true that optimism can bring about a spark of brightness even in adverse situations. Very nice. देखो जब हम मार्किंग स्कीम देख रहे थे डिफरेंट क्वेश्चंस की, हमने ये देखा था कि जब एक क्वेश्चन की लाइन से आप इंट्रोडक्शन देते हो अपने आंसर का, तो वहाँ पे भी आपको हाफ या अराउंड 1 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ ही लिखना है विदाउट अ टाइटल। तो करना क्या आपको, ये जो लाइन आपके क्वेश्चन में गिवन है उसी से स्टार्ट करो, ताकि आपको एक प्रॉपर बिगिनिंग मिल जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मर। जिसने भी क्वेश्चन बनाया है वो इंसान के हिसाब से लाइन परफेक्ट थी इस क्वेश्चन के लिए, तो ये लाइन आप आंसर में भी लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट? फिर आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखो। तो हमने इसी से स्टार्ट किया अपनी फर्स्ट लाइन। One's way of looking at the situations ultimately decides the final result. Once यानी कि जब जनरली बोल रहे हैं किसी का भी, जब बोलते हो हिंदी में उसको बोल देते हो वन, तो किसी का भी तरीका ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशंस पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली, अगर किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली ऑप्टिमिज्म के साथ अगर कोई इंसान देखता है, वो नज़रिया रखता है, वही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। यानी जो कुछ भी गलत हुआ, जो भी एडवर्स सिचुएशन थी, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है अगर आप उसे पॉजिटिवली देखो और उस हिसाब से अपना फाइनल रिजल्ट डिसाइड करो। क्लियर? It was Lencho's innocent optimism that eventually led to his getting 70 pesos. देखो लेंचो के पास एक भी पैसोस नहीं था,
बट ऑप्टिमिस्टिकली जब उसने सिचुएशन को देखा, उसके पास 70 पैसों से है, 70 टाइम्स मनी है उसके पास नहीं था, राइट। और अगर इसी सिचुएशन पे वो रोता रहता, पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती, सैड हो जाती, और वो इसी तरीके से डिसाइड करते कि चलो अब जो हो गया वैसे ही रहने दो, तो क्या लेंचो के पास पैसे आते? नहीं। बट लेंचो ने क्या किया, पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल किया, उसने लेटर लिखना डिसाइड किया, वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास गया एंड पोस्ट मास्टर अल्टीमेटली डिसाइडेड टू हेल्प हिम विद 70 पेसोस, राइट। तो वो 70 पेसोस भी नहीं मिलते अगर पॉजिटिवली लेंचो नहीं देखता अपने इस सिचुएशन को। क्लियर? In fact, it was his positivity despite the hailstorm that he even wrote a letter to God in the first place rather than repenting over the loss. His hope finally triumphed. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई इनफैक्ट जो है उसकी ये पॉजिटिविटी ही तो थी, सिर्फ और सिर्फ उसका ये जो पॉजिटिव बिलीफ था, जो फेथ था, वही था रीजन किसका, कि उसने लेटर लिखा गॉड को। इस जगह पे वो क्या कर सकता था, या नॉर्मली कोई भी क्या करता, वो रोता रहता, रिपेंट करता, वुड हैव क्राइड ओवर द लॉस कि क्या हो गया, पूरी फील्ड गई, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, राइट। अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। बट लेंचो ने थोड़ी देर जो है वो सैडनेस, वो सॉरोफुल जो थिंग थी वो फील तो करी, बट देन फाइनली ही डिसाइडेड कि नहीं, अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं है, वन डोर इज ओपन फॉर मी, दैट इज द डोर ऑफ गॉड, जहां से मैं जो हूँ एक हेल्प मांग सकता हूँ। एंड फाइनली डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और फिर उस लेटर की वजह से ही उसको कितने 70 पेसोस मिले, राइट। और इस वजह से उसका जो होप है, जो बिलीफ है, अभी भी मेंटेन्ड है। अभी भी उसको डाउट कहाँ था, पोस्ट ऑफिस के लोगों पर अल्टीमेटली उसके पास 70 पेसोस हैं। दिस मीन्स कि भाई एटलीस्ट हमें पता है कि लेंचो की लाइफ थोड़ी बहुत बोल सकते हो बैलेंस्ड रहेगी, राइट। वो फिर से कर सकता है सारी चीजें स्टार्ट, रिस्टोर कर सकता है सारी चीजें। बट यहाँ पर अगर वो ये सब नहीं करता तो क्या होता, उसको वापस से सब कुछ स्टार्ट तो करना पड़ता, बट बहुत डिफिकल्टी के साथ। बट अब थोड़ी ईजी हो जाएगी उसके लिए लाइफस्टाइल, जस्ट बिकॉज उसको अब एक हेल्प मिल गई, ऑल बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन विथ ऑल पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आइज। क्लियर? तो दिस वे हमने इस आंसर को सपोर्ट भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, एंड वी ऑल्सो kept our point of view in front of the examiner. Clear? All right. Next question is, Lencho received the money and a letter from God, but still he was not happy. Was it not in his attitude to be happy with what he achieved? Did he not know the pleasure of being grateful to others? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वन मोर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपसे पूछा गया है कि भाई लेंचो को पैसे भी मिल गए थे, लेटर भी मिल गया था भगवान से, सिग्नेचर किसका था, गॉड का। अब इस चीज पे भी वो खुश नहीं था, राइट, कि भाई मेरे को 70 पेसोस मिले तो मैं खुश हो जाऊं, नहीं, 30 पेसोस क्यों नहीं मिले, राइट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया क्या ऐसा कुछ था कि लेंचो का ये बिहेवियर था, उसकी पर्सनालिटी थी कि वो किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं रहता था, ग्रेटफुल नहीं रहता था, राइट। या फिर डिड ही नॉट नो द प्लेजर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू अदर्स, क्या उसको वो खुशी नहीं पता थी कि जब हम किसी को थैंक यू बोलते तो वो जो प्लेजर, वो जो खुशी मिलती है वो क्या होती है, क्या वो लेंचो को नहीं पता था। तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि भाई यहाँ पर लेंचो जो है उसको मनी तो मिली, बट क्योंकि उसका एक्सट्रीम फेथ भगवान पे था, तो वो 30 पेसोस वाली गलती भगवान से हो जाए ये उसका बिलीफ नहीं था। तो ऐसा नहीं वो ग्रेटफुल की बात कर रहे हो, ऐसा है बस वो इनोसेंट था, राइट। तो चलिए इस आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, Lencho had full faith in God and hence had written a letter to God asking for 100 pesos. लेंचो को कंप्लीट फेथ था भगवान में। भाई ये क्वेश्चन या आंसर यहीं से बिगिन क्यों करना है, क्योंकि उसने लेटर क्यों लिखा, वो क्यों एंग्री हुआ, वो सब कुछ उसके फेथ पे ही लिंक्ड है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यही पॉइंट बताएंगे कि लेंचो हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. So Lencho had full faith in God and hence had written a letter to God asking for 100 pesos. But when he received the money and the letter from God, he was not happy. पूरी सिचुएशन आपको डिस्क्राइब करते जानी है, फिर आपको रीजन बताना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. इट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड. देखो पहले आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि एग्जामिनर जो है अगर उसको नहीं पता हो लेटर टू गॉड की स्टोरी, या किसी को भी नहीं पता हो, तो आप अगर ये लिख दोगे इंट्रोडक्शन और फिर इस आंसर को लिखोगे तो सामने वाले को थोड़ा बहुत आउटलाइन मिल जाएगा. इस तरीके से ही आपको आंसर्स लिखने, ये सोच के नहीं चलना एग्जामिनर को तो सब पता है स्टोरी क्यों लिखूं, ऐसा नहीं है. आपको तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आंसर कोई और भी पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आने अगर आप टॉप करते हो, आपकी कॉपीज अगर जो है बोल सकते हैं सर्कुलेट होती है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो सामने वाला जो जूनियर है आपका वो तो आंसर पढ़ेगा ना कि भाई इस तरीके से लिखना है. क्लियर? तो आपके आंसर में हमेशा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन एंड द स्टोरी बोथ. क्लियर? अब आता है यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू. इट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड टू बी हैप्पी विथ वॉट ही रिसीव्ड, nor was he ungrateful to God.
ऐसा नहीं था, उसका एटीट्यूड था. इट वॉज नॉट हिज हैप्पी टू बी अनहैप्पी होना चाहिए यहाँ पे. इट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड टू बी अनहैप्पी विथ वॉट ही रिसीव्ड, नॉर वॉज ही ग्रेटफुल टू गॉड. ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं होता था किसी भी चीज़ के लिए, या फिर वो भगवान के लिए अनग्रेटफुल था, थैंकफुल नहीं था. He was angry because he had received 70 pesos instead of 100. वो सिर्फ इसीलिए गुस्सा था क्योंकि उसको 100 pesos की जगह 70 pesos मिले. इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से नाराज था, वो ग्रेटफुल था भगवान के लिए, बट सबसे बेसिक उसके लिए ये था कि भाई इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है पैसे की तो कुछ पैसे कम हैं, और वो पैसे भगवान तो कम नहीं देंगे, पक्का किसी इंसान ने ही चुराए हैं. He did not doubt about God for it. He wrote another letter to God asking him to send the rest of the money, but not through the post office, as there were a bunch of crooks. ठीक है, क्योंकि लेंचो को जो है ये पैसे कम मिले, राइट, 30 पेसोस कम थे, तो ऐसा नहीं था कि उसको भगवान पे फेथ नहीं था, उसे अभी भी भगवान पे ही बिलीव था कि उन्होंने तो 100 पेसोस भेजे हैं, बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो लोग हैं उसको लगा कि कुछ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, जैसे हमें हर किसी के लिए लगता है, राइट, कि ये इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते. सेम लेंचो के साथ हुआ, यानी नेचुरल बिहेवियर था. तो लेंचो को लगा कि भाई वहाँ पर कुछ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, तो इसीलिए मैंने फिर से, मतलब लेंचो ने एक लेटर लिखा कि आप मुझे रिमेनिंग पैसे तो भेजो, बट पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग ही जो हैं उन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं. Then this shows that Lencho had full faith in God. तो ये जो बताता है वो क्या बताता है कि लेंचो को भगवान पे भरोसा था, नहीं तो वो दूसरा लेटर भगवान को लिखता ही क्यों, राइट, यानी उसको भगवान पे तो पूरा भरोसा था, तो वो नहीं बोल सकते कि he was ungrateful. Clear? And was confident that his desire would be fulfilled. It was Lencho's innocent optimism that eventually led to his getting 70 pesos. Optimism and faith can lead to a happy life. और अल्टीमेटली ये लेंचो का पॉजिटिव एटीट्यूड था जिसकी वजह से उसको 70 पेसोस मिले, और वो इनोसेंट था, इसीलिए उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो अनग्रेटफुल था. जस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट सिंपल पर्सन, ही वॉज इन अ नीड ऑफ मनी, एंड बिकॉज ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, इसीलिए उसका ये रिएक्शन आया. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ही इज अनग्रेटफुल. एंड फाइनली आप एक ब्यूटीफुल लाइन सेंड कर सकते हो कि ऑप्टिमिज्म एंड फेथ कैन लीड टू अ हैप्पी लाइफ. एंड यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, सो आई believe that Lencho was not an ungrateful man, rather he was optimistic, simple and innocent person. Clear? All right. Next question is, the postmaster represents such people who still believe in helping others. Postmaster जो है वो ऐसे इंसान थे जो उन लोगों में बिलीव करते हैं, उन चीज़ों में बिलीव करते थे जिससे किसी ना किसी की मदद हो, राइट. Mention those values of the postmaster which you would like to emulate in yourself. क्या बोला है कि भाई पोस्टमास्टर एक ऐसा इंसान था जो सबकी मदद करने की कोशिश करता था. ऑब्वियसली एक स्ट्रेंजर को 70 पेसोस तक की मदद करवा के देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, यानी पोस्टमास्टर वॉज रियली जेन्युइनली अ काइंड पर्सन. फिर आपसे बोला है कि भाई वो पोस्टमास्टर की कौन सी क्वालिटीज है जो आप खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट इम्यूलेट करना चाहोगे. क्लियर? सो द पोस्टमास्टर वाज अ काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, एमिएबल एंड गॉड फियरिंग मैन. पोस्टमास्टर क्या था भाई, एक काइंड, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर की मदद की. जेनरस, सेम वे, क्योंकि वो समझा, ही वाज सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो. हेल्पफुल था भाई, तभी उसने आगे जाके मदद की. एमिएबल, he was very amiable, क्योंकि चैप्टर में मेंशन है he was very cheerful smiling person. एंड गॉड फियरिंग मैन. कैसे पता गॉड फियरिंग है, क्योंकि वो खुद भी विश करते थे पोस्टमास्टर कि भाई ऐसा फेथ मुझ में भी डेवलप हो, मतलब इस हद तक का फेथ, राइट. ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम लेंचो विच वॉज रिटन टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos so that he could sow his fields again. यानी ये लेटर जो है उनको मिल गया था पोस्टमास्टर को कि जो लेंचो ने भगवान के लिए लिखा था कि मुझे अपनी फील्ड्स की सोइंग फिर से करनी है, इसलिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है. The postman felt sympathetic towards लेंचो. वो सिंपथी फील कर पाया लेंचो के साथ, इमोशनल कनेक्ट फील कर पाए, वो सेंसिटिवली उनकी फीलिंग्स, लेंचो की फीलिंग्स को समझ पाए पोस्टमास्टर. क्लियर? ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं तो लेंचो की हेल्प करूंगा. He gave up a part of his salary and asked all other employees to help. और उन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया और बाकी एम्प्लॉयज और अपने फ्रेंड्स से भी बोला कि भाई कुछ मदद करो. Even his friends were made to contribute for a cause of charity and he managed to collect 70 pesos. और इस तरीके से उन्होंने 70 pesos का कलेक्शन कर लिया. He sent the money to Lencho along with a reply. He did so in order to preserve the man's faith in God.
दिस शोज द पोस्ट मास्टर वॉज अ नाइस मैन एट हार्ट। तो इसीलिए हमें समझ आता है कि हाँ भाई उन्होंने सिग्नेचर में भी गॉड लिखा है, ऐसा नहीं खुद का नाम लिख दिया कि भाई मैंने लेटर पढ़ा मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो एक काइंड पर्सन था, और क्योंकि वो लेंचो की मदद करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो खुद अपनी तारीफ कराना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ काइंड पर्सन और वो अंडरस्टैंड कर पा रहे थे लेंचो की फीलिंग्स, सो ही रोट अ लेटर एंड सेंट मनी टू लेंचो। क्लियर? ऑल राइट। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई पोस्ट मास्टर किस तरीके से एक हेल्पफुल पर्सन था, काइंड पर्सन था, उनकी वैल्यूज। अब कौन सी वैल्यूज है जो आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, वो हमें बताना है। तो हम नेक्स्ट किस तरीके से बता सकते हैं आंसर? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इम्यूलेट क्वालिटीज ऑफ पोस्ट मास्टर इन माई सेल्फ. The qualities of postmaster like kindness, sensitivity, selfless attitude and helpful behavior have motivated me to become a person like him. क्लियर? तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिख रहे हो कि हाँ भाई जो भी क्वालिटीज हैं पोस्ट मास्टर की मैं चाहूंगा अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना। पहले तो आपने वो लाइन बता दी, देन वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। सबसे पहले काइंडनेस, भाई द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड पर्सन, तभी उन्होंने वापस से वो जो लेटर लिखा, क्रूक्स वाली बात पड़ी, उस पर उन्होंने जाके लेंचो को बोल नहीं दिया कि भाई पैसे लाओ मेरे, राइट। नेक्स्ट सेंसिटिविटी, भाई वो लेंचो का फेथ, लेंचो की जो प्रॉब्लम है वो समझ पाए, वो सेंस कर पाए, इसीलिए वो जो सेंसिटिविटी है पोस्ट मास्टर की वो भी एक क्वालिटी है जो हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। सेल्फलेस एटीट्यूड, कोई भी प्रॉफिट था क्या पोस्ट मास्टर का? नहीं, उन्होंने सेल्फिश होके नहीं बल्कि एक सेल्फलेस बिहेवियर, एक सेल्फलेस एटीट्यूड दिखाते हुए लेंचो की मदद की। एंड हेल्पफुल बिहेवियर हैव मोटिवेटेड मी टू बिकम अ पर्सन लाइक हिम। और जो वो हेल्प कर रहे थे, इतना हेल्पफुल बिहेवियर होना किसी का बहुत कम देखने को मिलता है, ये चीज़ भी मुझे मोटिवेट कर रही है। Postmaster has proved that humanity still exists. देखो humanity still exists का जो क्वेश्चन था, अब लाइन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से यूज किए देखो, Postmaster has proved that humanity still exists in this world and I would like to become a person like the Postmaster. क्लियर? और एंडिंग किस तरीके से कर रहे हो, एक ब्यूटीफुल लाइन की तरह कि हाँ भाई पोस्ट मास्टर ने अभी भी प्रूव किया है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है और मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहूंगा जो कि एक पोस्ट मास्टर की क्वालिटीज के साथ हो। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Lancho had faith in God, but he did not manage to solve the problem by himself. Did he lack the courage to resolve his matter by himself? What values did he lack? Very nice question, जो हम चैप्टर पढ़ते वक्त तो सोच ही नहीं पाए कि भाई लेंचो जो है वो इतना अच्छा इंसान था तो उसे खुद भी तो कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई मैं कुछ कोशिश करूं, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करूं, बट उसने तो डायरेक्टली हेल्प मांग ली भगवान से। तो क्या ऐसा कुछ था कि लेंचो में हिम्मत ही नहीं थी, करेज ही नहीं था खुद की प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने का? और वो कौन सी वैल्यूज है जो आपको लगती है लेंचो में लैक कर गए इस पॉइंट से रिलेटेड? चलिए आंसर देखते हैं। Lencho was a hard-working farmer. He was completely dependent upon the crops of his fields. His annual crop was completely destroyed due to heavy rains and hailstorm. हुआ क्या वो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्यों उसने भगवान से मदद मांगी, तो वो हम पूरी स्टोरी बता रहे हैं। In the entire village, there was no one to help him during the time of financial crisis. बताया था चैप्टर में कि कोई भी नहीं है जो पूरे विलेज में, पूरी वैली में जो है उसकी कोई मदद कर पाए, क्योंकि वो ना किसी को जानता है ना कोई उसको जानता है। ठीक है, तो लेंचो वॉज ऑल अलोन देयर विथ हिज फैमिली। तो वहां पर हमने क्या बोला कि कोई है ही नहीं, कोई दूसरा इंसान ही नहीं है जो लेंचो को इस फाइनेंशियल क्राइसिस में उसकी मदद करे। He had a firm belief in God and hence wrote a letter requesting him to send 100 pesos so that he could sow his fields again till the next crop. और इसीलिए उसने सिर्फ भगवान से मदद मांगी। देखो, क्योंकि लेंचो ने ये सोचा, ऐसा नहीं था कि लेंचो ने सोचा ही नहीं, लेंचो ने ये चीज़ सोची थी कि भाई हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं किसी और से मदद मांगूं। क्योंकि देखो अगर वापस से उसे काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए, और वो पैसे वो कहाँ से लाता? उसके पास कोई था ही नहीं जो उसकी हेल्प करता, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा। तो ऐसा नहीं उसमें करेज नहीं था खुद की प्रॉब्लम्स को फेस करने का, बल्कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दिस वाज द ओनली लास्ट डोर ओपन और इसीलिए ही एंटर्ड देयर। क्लियर? But shows, so this act did not prove that he lacked the courage to resolve his problem, but shows that he did not have any option left for himself. तो ये जो एक्ट था कि डायरेक्टली भगवान से मदद मांगना, इससे ये नहीं साबित होता कि उसमें करेज ही नहीं था, बल्कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो वहां जाके ट्राई करता कि भाई मैं कोशिश करूं। उसने कोशिश करने का सोचा बट कोई ऑप्शन ही नहीं था। लास्ट ऑप्शन था तो भाई वो तो उसने चूज किया, तो ऐसा नहीं था उसमें करेज नहीं था। ही डिडंट हैड एनी ऑप्शंस। क्लियर?
He had a firm belief in God. He was an ox of a man but lacked the money to stand again. उसको जो है क्यों चाहिए थे पैसे, उसने भगवान से मदद क्यों मांगी? क्योंकि देखो वो एक अच्छा इंसान, हार्ड वर्किंग पर्सन था, ऑक्स ऑफ अ मैन था, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग पर्सन था, बट वापस से अपने पैरों पे खड़े होना, वापस से उसी तरीके से काम करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, और वो पैसे उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मिल सकते थे, वो था गॉड। ठीक है, तो उसके लिए, लेंचो के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो है गॉड, तो इसीलिए उसने गॉड से ही हेल्प मांगना सही समझा। तो दिस डज नॉट प्रूव दैट ही लैक्स करेज। क्लियर? ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आर हेक्टिक लाइफ विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये एक लॉन्ग आंसर और एक ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया, जहां आपसे बोला गया है कि भाई डस्ट ऑफ स्नो में एक क्या ऐसा मैसेज छुपा हुआ है जो हमारी हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक यानी बिजी लाइफ, हमारी जो ये भागा दौड़ी वाली लाइफ है, बिजी लाइफ है, इसमें क्या मैसेज हमको सीखने को मिला है फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं भाई। So the poem tells that even a simple moment has a larger significance. ये है आपका मेन पंच लाइन बोल सकते हो ऑफ द पोएम, मेन मैसेज ऑफ द पोएम, कि हर एक छोटी सी छोटी चीज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, और यही है जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमको सिखाता है। क्लियर? सो द पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। द पोएट हैज मेंशन्ड crow and hemlock tree in this poem which signify his depressive and sorrowful mood। इस पोएम में पोएट ने यूज किया है क्रो और हैमलॉक ट्री को, क्यों? क्योंकि वो अपना सॉरोफुल मूड, अपना सैड मूड, अपना डिप्रेसिव मूड बताना चाहते हैं इन द पोएम। क्लियर? यानी यहाँ अगर आपने पोएम का इतना एक्सट्रैक्ट भी दे दिया रादर देन जस्ट राइटिंग अबाउट द पोएम, तो इससे क्या बेहतर होगा भाई कि आप क्यों यूज किया है उन्हें, क्या कैरेक्टर्स यूज किए हैं, उन्हें एक साथ लिंक करके लिखो। क्लियर? A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow on the poet. On the same tree यानी कि भाई पोएट जहाँ पे बैठे थे, ऑल क्लियर राइट? तो पोएट जहाँ बैठे थे ट्री के नीचे, हैमलॉक ट्री के नीचे, वहीं पे एक क्रो बैठा था उसके ऊपर, और वहीं से उसने क्या किया, एक स्नो जो है, स्नो डस्ट जो है वो शूक ऑफ की ऑन द पोएट। दिस सिंपल एक्शन चेंज्ड द पोएट्स मूड। क्यों लिखा सिंपल एक्शन? सिर्फ एक्शन भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ आपने बताया एक सिंपल मोमेंट, राइट? तो क्या बोल रहे हो, एक सिंपल सा एक्शन था भाई, स्नो गिरी, अब इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, बट पोएट का नजरिया देखो कि वो जो एक सिंपल सा एक्शन हुआ, दैट चेंज्ड व्हाट पोएट्स मूड। He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow। पोएट ने रियलाइज किया कि भाई मैंने अपने दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई हर एक दिन आपकी लाइफ का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बट अगर पोएट ने रियलाइज कर लिया कि भाई मैं अपने पूरे दिन का आधा हिस्सा तो क्या कर चुका हूँ, वेस्ट कर चुका हूँ, किसमें, रिपेंट करते हुए, रिग्रेट करते हुए, क्राई करते हुए ओवर द लॉसेस और ओवर वट एवर ही वॉज सैड अबाउट दैट थिंग, राइट? तो क्या हुआ, वेस्ट हुआ वो पूरा दिन, but the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में अपन को क्या बताया था भाई पोएट ने, कि ये जो स्नो डस्ट गिरी मेरे ऊपर, इस वजह से जो मेरे मूड में चेंज आया है, जो एक पॉजिटिविटी आई है, उससे मुझे रियलाइज हुआ है कि भाई जो मैंने वेस्ट कर दिया आधा दिन उसे छोड़ो, बट जो बाकी का रेस्ट ऑफ द डे है वो तो मैं किसी यूजफुल एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर लूँ, उसे मैं वेस्ट ना करूँ। क्लियर? द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ, देखो डायरेक्टली नहीं आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अंडरलाइंग मैसेज क्या है, पर आप पहले ये तो बताओ ना डस्ट ऑफ स्नो से एक पोएट पे क्या असर पड़ा, आप उससे क्या सीखे, फिर वो बताओगे। क्लियर? सो द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस to the poem Dust of Snow is that we should enjoy nature at most। यानी हमें नेचर का मतलब ये नहीं सिर्फ पेड़ पौधे, एवरीथिंग अराउंड यू, हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है उसे हमें एंजॉय करना चाहिए अटमोस्ट, यानी कि जितना कर सकते हो, राइट? And we should have a positive outlook even towards simple acts because they can lead to the learning of greater lessons of enjoying life। Very beautifully ended कि यहाँ पर हमने लिखा है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ या फिर हमारे नेचर में जो कुछ भी है हमें उससे क्या करना चाहिए, उससे हर चीज़ enjoy करनी
करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटी चीज़ भी हमें अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें करने के लिए, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक शिक्षा, एक एजुकेशन, एक मैसेज दे सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमको समझ आ चुका है कि हाँ भाई, पोएट का मतलब ये था कि एक अंडरलाइन मैसेज ये है इस वीडियो में कि आप जो हो अपने आसपास की हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखो, एक पॉजिटिव आउटलुक से देखो, ऑप्टिमिस्टिकली देखो, ताकि वो एक छोटी चीज़ भी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव और एक बड़ा चेंज ला पाए। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, no matter how ordinary or unimportant an incident may be, भले ही फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसिडेंट जो हुआ वो कितना ही अनऑर्डिनरी हो, कितना ही यूजलेस हो, कितना ही अनइम्पॉर्टेंट हो, इट्स द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स दैट मैटर्स। मैटर क्या करता है कि भाई आपका रिएक्शन क्या था उसके खिलाफ, आपका एक बोल सकते हो आउटलुक कैसा था, right? How was your response? That matters, not the situation. Your response matters in the life. Taking inspiration from the poet's reaction, write how inherent values can be picked up and learned. डस्ट ऑफ स्नो में से आपको ये देखना है कि भाई जो इंस्पिरेशन पोएट ने हमें दिया है, जो उन्होंने खुद सीखा इस पोएम से, उससे हम क्या देख पा रहे हैं, हमने क्या इनहेरेंट वैल्यूज जो है अपनाई हैं, वो सब हमको यहाँ पे बताना है। अगेन दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Yes, response matters a lot. पहले आपने सपोर्ट किया इस लाइन को कि हाँ भाई रिस्पॉन्स मैटर करता है। Inherent values can be picked up by adopting a positive attitude towards everything. किसी भी चीज़ से लाइफ में कुछ भी हो, वो बहुत खराब हो, वो बहुत अच्छा हो, हर एक चीज़ से आप एक इनहेरेंट वैल्यू, एक अच्छी वैल्यू जो हो ले सकते हो। डिपेंड्स आपका आउटलुक क्या है उसके खिलाफ, राइट? तो अगर आप जो हो पॉजिटिव आंखों से देख रहे हो, पॉजिटिव व्यूज से देख रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग गुड। और अगर आप सिर्फ नेगेटिव देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा ही कैसे? क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बाय अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग एंड एवरी मोमेंट इन लाइफ आर ग्रेट टीचर्स। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ हो, कोई भी मोमेंट हो, सब हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। क्लियर? ईच लिटिल थिंग कैन टीच अस सम important lessons at times, and even a small flake of snow has its own significance. हर एक चीज़, हर एक मोमेंट जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, वो एक अच्छे टीचर की तरह काम करते हैं, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमने पोएम का एग्जाम्पल दिया कि भाई एक छोटा सा स्नो फ्लेक जो है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। We should not judge anything by its appearance. Even crow and hemlock tree known as bad omen, but they can also bring cheerfulness and upliftment in poet's mood. सेम चीज़ जो हमने पोएम डिस्कस करते वक्त बात की थी कि किसी भी चीज़ को जस्ट उसके बोल सकते हो आउटलुक की वजह से, जस्ट बिकॉज उसके लिए जो भी बातें हैं आप उसी तरीके से देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही बैड ओमेन की तरह देखे जाते हैं, दोनों ही नेगेटिव चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ उस नेगेटिविटी को ही देखते रहो, उसी को अपने दिमाग में बिठा लो। बल्कि बेटर क्या होगा कि आप जैसे पोएट जो है अपलिफ्ट हो गए, चीयरफुल बन गए, किससे? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, वैसे आप भी हर एक चीज़ को पॉजिटिव आउटलुक से देखो। ये सारी चीज़ें क्यों समझ रहे हैं हम? क्योंकि जब आंसर्स लिखने बैठोगे ना, यही चीज़ें घूमेंगी और फिर आप अपने वर्ड्स में इनको लिख पाओगे। क्लियर? ऑल राइट। सो नथिंग इज यूजलेस इन नेचर। तो कुछ भी, नेचर मतलब क्या? एनवायरमेंट नहीं, नेचर यानी हर चीज़ हमारे अराउंड। तो नेचर में कुछ भी चीज़ यूजलेस नहीं है। नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल, हर चीज़ जो है बहुत ब्यूटिफुल है हमारे अराउंड। वन शुड लिव हिज प्रेजेंट cheerfully rather repenting for the लॉसेस। यानी कि हर किसी को चीयरफुली अपनी लाइफ बितानी चाहिए, खुशी खुशी अपनी लाइफ बितानी चाहिए। सिर्फ वो एक चीज़ जो आपको नहीं मिली या फिर कुछ गलत हो गया, उसी पे रोओगे, क्राई करोगे ओवर इट, या फिर रिपेंट करते रहोगे, तो क्या होगा? फाइनली यू विल वेस्ट योर डे। बट इफ यू ट्राई टू फिक्स इट और इफ यू ट्राई टू मूव ऑन, तो क्या होगा भाई? फाइनली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। क्लियर? तो ये कंप्लीट आंसर जो है परफेक्ट है हमारे क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे हमसे इनहेरेंट वैल्यूज की बातें की है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 is, positive attitude in life can make the world a better place to live. Do you agree or disagree with reference to the poem Dust of Snow? Express your views. Again a value based question। भाई इस पोएम में आपको ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जहां आपके व्यूज आपको रखने हैं। क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है।
ठीक है, और ये वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता है। इमेजिन करो हर एक इंसान पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पॉजिटिविटी लेके घूमे, हर पॉजिटिव बात करे, तो क्या होगा, कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी प्लेस टू लिव इन, राइट। डू यू अग्री और डिसअग्री? क्या आप एग्री करते हो इस पॉइंट से या डिसएग्री करते हो विथ रेफरेंस टू द पोएम? अब कौन सी पोएम है आपको समझ आ जाना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ वाली पोएम कौन सी है भाई? ये है डस्ट ऑफ स्नो। अपने व्यूज आपको एक्सप्रेस करने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। I completely agree with the statement that a positive attitude can make the world a better place to live in. आपसे पूछा था अग्री करते हो कि नहीं डिसअग्री करते हो, किससे रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड? तो बताओ कि आप अग्री करते हो, फिर लाइन बताओ, डिसअग्री करते हो लाइन बताओ, फिर आगे रीजंस दोगे, ठीक है। तो आई कंप्लीटली अग्री, फिर आपने पूरा स्टेटमेंट मेंशन कर दिया। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो यहाँ पर ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा जब आपने पोएम का नाम और पोएट का नाम मेंशन कर दिया ना, आपका आधा काम तो हो गया, राइट। फिर आपका आंसर जो है फिर एग्जामिनर इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में, ठीक है। इसका मतलब ही नहीं आगे कुछ भी लिख के आओ, गाना लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है। मतलब आपने अगर ये पॉइंट मेंशन कर दिया ना तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। Talks of how an otherwise bad day altered into a not so bad one. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो में भी आपको ये सिखाया है कि भाई जो मेरा इतना बुरा दिन था वो कैसे चेंज हो गया एक ऐसे दिन में जो कि इतना बुरा नहीं है, राइट। ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ क्रो, और किसकी वजह से भाई? वो क्रो की वजह से, क्योंकि क्रो ने ही स्नो गिराई थी, राइट। It was a seemingly disconnected occurrence that brought about a change of mood in the poet. भाई बिल्कुल ही एक अलग ही चीज हुई, पोएट ने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था कि मैं जाऊंगा, क्रो आएगा, मेरा मूड चेंज हो जाएगा, राइट। तो एक बिल्कुल भी ऐसी चीज थी जो पता ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, एक नामुमकिन सी चीज हो गई, और उस छोटी सी चीज की वजह से पोएट का मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया। One lesson that can be learned from the poet is to see the brightness amidst the gloom. बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन आप यूज कर सकते हो इस पोएम के लिए किसी भी आंसर में, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको क्या सिखाया है कि भाई कहीं पे भी अंधेरा दिखे आपको, ग्लूमी सिचुएशन है, और उसमें भी अगर आप एक रे ऑफ सनशाइन या फिर ब्राइटनेस या स्पार्क ऑफ लाइट देख लो, दैट मीन्स यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ, राइट। अगर बहुत अंधेरा हो उसमें भी एक रोशनी की किरण आपको दिख जाती है, यानी सब कुछ नेगेटिव हो और उसमें एक पॉजिटिव चीज आप ढूंढ लेते हो, दैट मीन्स यू आर अ राइट पर्सन, जस्ट लाइक आवर पोएट। क्लियर? The crow and the hemlock tree are dark images and yet the poet sees the color of happiness. भले ही hemlock tree भी क्या है, डार्क इमेज है, राइट। दूसरी बात क्रो भी क्या है, ब्लैक डार्क, बट दोनों में पोएट ने जो कलरफुल इमेज देख ली, जो कलरफुल हैप्पीनेस देख ली, वो क्या है, वही है मेन, जो कि इस वर्ल्ड को क्या बना सकती है, एक बेटर प्लेस टू लिव इन, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल अ पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव आउटलुक। क्लियर? Another lesson is that life is made of small joys. It is through them that one can always manage to see positivity in negativity. और दूसरा लेसन क्या सीखने को मिलता है कि भाई लाइफ जो है वो छोटी छोटी खुशियों से मिलके बनी है, राइट। इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल जॉयज, और अगर आप उन छोटी छोटी खुशियों की वजह से हर एक नेगेटिव सिचुएशन में वो छोटी सी खुशी ढूंढ लेते हो, वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो, देन यू नो व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव आउटलुक लुक्स लाइक। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, our attitude towards a situation evokes both negative and positive response. हमारा जो भी एटीट्यूड होता है, आउटलुक होता है किसी भी सिचुएशन को लेके, वही क्या करता है, वो इवोक करता है, जागृत करता है आपके अंदर या तो कोई पॉजिटिव चीज या फिर नेगेटिव चीज, राइट। एनालाइज दिस विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो आउट टू ब्रिंग आउट द इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसन्स। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में ये चीज बतानी है कि क्या ऐसा जरूरी है कि आप जो हो किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखते हो किसी सिचुएशन से रिलेटेड, तो उस पे बेस्ड आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो आउटकम्स हैं वो मिलते हैं। अगर ऐसा है तो पोएम के रेफरेंस में इस आंसर को सपोर्ट करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। Whatever situation life throws at us, it evokes both positive and negative responses. देखो लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आपकी तरफ आए, डिपेंड करता है आप कैसे पर्सन हो। आप उस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे, रोओगे, रिपेंट करोगे, या फिर आप उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और खुश हो जाते हो, अरे वाह एक और चैलेंज आया लाइफ में, राइट। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इवोक होते हैं, वो बाहर आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर attitude, right? The poet in the poem Dust of Snow was in a sorrowful mood. चाहो तो लिख सकते हो the poet Robert Frost, right? तो फिर poet का नाम भी आ गया और poem का नाम भी आ गया, आधा कम यही हो गया। So the poet in the poem Dust of Snow was in a sorrowful mood. वो क्या थे, एक दुखी मूड में थे। However, when a crow shook down the dust of snow on him, his bitter mood changed into a more
ऑप्टिमिस्टिक वन। बट हुआ क्या भाई, जैसे ही वो बैठे हुए थे, ऑलरेडी देखो तुम दुखी बैठे हुए हो और तुम्हारे ऊपर स्नो जो है, क्रो जो है वो स्नो गिरा के चला जाए, तुम क्या करोगे भाई? तुम लोग बहुत गुस्सा करोगे कि पत्थर मारोगे फेंक के इस क्रो को कि भाई क्या किया। बट पोएट ने क्या किया, उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक लिया कि ठीक है वो एक बैड मूड में थे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये चीज आई होगी कि हाँ भाई ये क्या कर दिया क्रो ने, तो गुस्सा तो हुए होंगे। बट फिर उन्होंने वो पॉजिटिविटी देखी कि हाँ भाई ये जो स्नो आई ना, डस्ट ऑफ स्नो, वो एक ब्राइटनेस थी उनकी लाइफ में जिसने उनका मूड पूरी तरीके से चेंज कर दिया। क्लियर? Now being in a sorrowful or bad mood already, the poet could have got angry at the crow also, right? Poet चाहते तो वो गुस्सा कर सकते थे क्रो पे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बल्कि उसे एक पॉजिटिव वे में लिया। However, the dust of snow becomes a positive medium of change for him. But हुआ क्या, finally dust of snow जो है वो उनके लिए एक positive medium बन गया, right? यानी कि वो तरीका बन गया, वो source बन गया of happiness जिसकी वजह से उनका mood from a bad mood changed to a very good mood, right? It made him cheerful to some extent and helped him forget his सैडनेस, और किसी न किसी हद तक उनको बहुत खुश किया इस मोमेंट ने, और उनकी सैडनेस वो भूल गए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं कुछ यूजफुल एक्टिविटी करूंगा, at least for a few moments. Thus we see that instead of seeing the negative aspect of a happening, one should see the positive aspect, and one's response may greatly affect the outcome of इंसिडेंट्स। यानी कि हमें इससे सीखने को मिलता है कि हर किसी को क्या करना चाहिए, कुछ भी हो, कोई भी हैपनिंग हो, उससे बिल्कुल एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। उसी से क्या होगा, आपका आउटकम, आपका रिजल्ट, आपका फाइनल जो आउटकम है वो क्या होगा, बेस्ड होगा। अगर आप नेगेटिवली देखते, यहाँ पोएट भी अगर इसे नेगेटिवली देखते, गुस्सा करते, क्रो को पत्थर मारते, तो बाकी का दिन भी वेस्ट कर देते, राइट? ये एक ब्यूटीफुल पोएम फॉर्म नहीं होती। बट उन्होंने क्या किया, वो ब्राइटनेस, वो पॉजिटिविटी, वो कलरफुल, वो कलर्स देखे, यानी कि उन्होंने अपना पॉजिटिव आउटलुक रखा। एंड दैट्स व्हाई ये जो पोएम है हमें टीच करती है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, the poet has succeeded in giving valuable information in a light-hearted manner. यानी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में पोएट ने इतना बड़ा मैसेज जो है हमको समझा दिया है। What creates the desired effect? Highlight its importance in present day life. ये जो उन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज यूज की, वो क्यों की, उसका इंपॉर्टेंस क्या था इस इफेक्ट को, इस पॉजिटिव इफेक्ट को क्रिएट करने में, और इसे आप अपनी रियल लाइफ में भी किस तरीके से बता सकते हो कि क्या, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऑल राइट। Truly, Robert Frost has used simple language to drive home a very significant message. बहुत अच्छी लाइन से स्टार्ट किया है कि बिल्कुल सच में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को हमारे तक पहुंचाया है। That little things sometimes have a big impact. और वो क्या मैसेज है कि भाई एक छोटी सी छोटी चीज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ पे। An easy, uncomplicated language coupled with unusual visual imagery and brevity of words create the desired effect. क्यों आया वो desired effect? कैसे वो simple सी language में आपको इतना complex message समझ आ गया? क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया है, एक easy अनकॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। इजी है, सबको समझ आ रहा है, और अनकॉम्प्लिकेट किया। ऐसा होता है ना, पोएट जो होते हैं वो अपनी पोएम्स में अपना जो उनका, क्योंकि देखो कला है, उनकी स्किल है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं जो हर किसी को समझ नहीं आती। बट यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, बहुत ईजी और अनकॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज़ किया है। कपल्ड विथ अनयूजुअल विजुअल इमेजरी, जो कि यूजुअल नहीं होती, राइट? वैसे ही उन्होंने इमेजरी यूज की, यानी आपको क्रो दिख रहा है, आपको हैमलॉक ट्री दिख रहा है, आपको स्नो दिख रहा है, यानी जो नॉर्मली यूज नहीं होता वो अनयूजुअल सी इमेजरी उन्होंने यूज की है। एंड ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स, और जो प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स है, जो एक बोल सकते हो पैटर्न है, वो उन्होंने यूज करते हुए इस डिजायर्ड इफेक्ट को क्रिएट किया है। The poet's bitterness finds reflection even in the environment around him. पोएट के अंदर जो सैडनेस, जो सॉरोफुलनेस भरी हुई थी, वो जो बिटरनेस थी, वो उनको अपने अराउंड एनवायरनमेंट में भी दिख रही थी क्रो और हैमलॉक ट्री की मदद से। द नॉइसी डार्क क्रो, जो क्रो है वो क्या होता है, डार्क कलर का, उसके बाद उसकी हार्श वॉइस होती है, नॉइजी होता है, राइट? एक वो चीज। दूसरी बात, द पॉइजनस हैमलॉक ट्री, जो पॉइजनस हैमलॉक ट्री है उसको भी यूज किया उन्होंने। थर्डली, द आइसी स्नो, जो कि क्या होती है भाई, आइसी स्नो क्या होती है, बहुत ज्यादा आपको ठंड लगती है तो एक नेगेटिव चीज मानते हो, राइट? तो ये तीनों चीजों को उन्होंने यूज किया अपने सैडनेस, अपने सॉरोफुलनेस को बताने के लिए इन द पोएम।
ऑल आर असेंशियली डिप्रेसिंग इमेजेस, सभी क्या हैं, बहुत डिप्रेसिंग इमेजेस हैं, यानी उन्होंने जो ये इमेजेस यूज की हैं क्या कर रही है, बिल्कुल परफेक्टली उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है. However, despite the negativity, when the crow shakes down the dust of snow onto the poet, भले ही उनके अराउंड नेगेटिव चीजें ही थी, एक हैमलॉक ट्री थी जो पॉइजनस है, आइस ही आइस है, ठंड है, फिर एक क्रो जा रहा है आवाज करते हुए, तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी, उनको ऑलरेडी एक बैड मूड था, तो वो और बैड मूड हो सकता था, बट उन्होंने क्या किया भाई, जैसे ही उन पे क्रो ने ये डस्ट ऑफ स्नो गिराई, वो नेगेटिविटी नहीं दिखी उनको वो पॉजिटिविटी दिखी. Down the dust of snow onto the poet, it also shakes off some of the poet's regretful thoughts. जिन चीज़ों पे वो regret कर रहे थे, repent कर रहे थे, वो जो snow shake off हुई, उसके साथ उनके regretful thoughts भी shake off हो गए. Today, when all of us live in stressful atmospheres, the poem teaches us to gain happiness from लिटिल थिंग्स. और यहाँ हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन से इस आंसर को एंड किया कि भाई किस तरीके से पोएट ने आपको इजी लैंग्वेज में सिखाया, क्या इफेक्ट आपको मिला है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया कि इस तरीके से इन ब्यूटीफुल चीज़ों को यूज़ करते हुए पोएट ने हमें सिखाया है कि भाई अपने अराउंड छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, अपनी नेगेटिविटी को कम करने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स का यूज़ कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को हैप्पीली इंजॉय कीजिए, क्योंकि अ स्मॉल मोमेंट कैन ऑल्सो हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ. दिस इज द टोटल कंप्लीट मैसेज कन्वेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. क्लियर? ऑल राइट. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैस्टन यानी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वेरी फास्ट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू फायर एंड आइस. देखो डायरेक्टली यहाँ तो दे दिया है फायर एंड आइस, ठीक है. क्या बोला है कि आप ये चीज डिस्कस कीजिए या फिर इसे आप इलेबोरेट करते हुए अपने आंसर में दिखाइए कि कैसे डिजायर और हेट्रेड, राइट, या फिर लिख सकते हो कि वो क्या एक्सट्रीम बिहेवियर है फायर और आइस से रिलेटेड. इन शॉर्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, हेट्रेड और डिजायर किस तरीके से जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है उसको हैस्टन यानी कि और फास्ट कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आइज और फायर के टर्म्स में आप कह सकते हो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है कैन कम नियरर एंड नियरर, वेरी फास्ट द वर्ल्ड कैन एंड. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि फायर, डिजायर, आइस, हेट्रेड की बात करता है, तो आपको अपने प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि किस तरीके से डिजायर्स किसी भी चीज के एंड को रिलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हेट्रेड कैन ऑल्सो लीड टू एंड ऑफ समथिंग फॉर द वर्ल्ड टू एंड, राइट. तो आपको यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज को. चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर ब्यूटिफुली दे सकते हो. सो फायर क्या सिंबलाइज करता है और आइस क्या सिंबलाइज करता है, जब तक ये नहीं बताओगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, राइट. तो सबसे पहले तो बता दो कि ये किसको सिंबलाइज करते हैं. सो फायर सिंबलाइजेस डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, राइट. आपने पहला पॉइंट ये लिख दिया, यहाँ पर ही आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन का मार्क्स होगा ना उसी में से हाफ मार्क्स तो आपको यहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक जो मेन पॉइंट था पोएम का वो प्रूफ कर दिया या मेंशन कर दिया कि आपको पता है भाई कि फायर, डिजायर और आइज हेट्रेड या हेट को सिंबलाइज करता है. ठीक है, डिजायर इज द काइंड ऑफ इंटेंस लव. अब आपको बताना है डिजायर क्या है, हेट्रेड क्या है और किस तरीके से ये एंड ऑफ द वर्ल्ड को और नियरर नियरर लेके आ सकता है. सो डिजायर क्या है भाई, डिजायर का मतलब होता है जो हमारी एंडलेस जो विशेज होती हैं, हर चीज को पाने का जो एक बोलते हैं ना फायर होता है अंदर, उसे कहते हो आप डिजायर. ठीक है, सो डिजायर इज अ काइंड ऑफ इंटेंस लव or want that focuses people on getting and possessing and acquiring. देखो कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं. क्या लिखा है यहाँ पे कि जो डिजायर्स हैं वो क्या करते हैं, डिजायर का मतलब होता है जो एक इंटेंस लव या वांट है आपके अंदर, यानी कि देखो एक तो होता है नॉर्मली जो आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता भाई चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो भाई सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे, राइट. वो जो एक होता है ना उसे कहते हो आप डिजायर. तो डिजायर क्या है, एक इंटेंस लव या वांट फॉर एक्वायरिंग, कोई भी चीज मेरी हो जाए, फॉर पजेसिंग, अपना एक पोजेशन बताना है, हक बताना है. ठीक है, और गेटिंग, तो ये सारी चीजों को आप क्या कहते हो, डिजायर. तो आपने एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया. Our society is full of people who spend their lives working to get a bigger and better TV,
अ मोर स्टाइलिश कार और अ मोर एक्स्ट्रावैगेंट हाउस। क्या लिखा है कि भाई डिजायर, पहले आपने बता दिया कि सिंबलाइज क्या करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लो अभी डिटेल में, ताकि आंसर्स लिखने में इश्यूज ना हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये बता दिया कि आइज और फायर सिंबलाइज क्या करते हैं। अब आप सबसे पहले डिस्कस करो फायर के बारे में, क्योंकि यही सबसे पहले आपको जो पोएट ने बताई है पोएम उसमें लिखा हुआ है, राइट। तो डिजायर क्या है वो आपने डिफाइन कर दिया। अब आप इस डिजायर का एग्जाम्पल दे रहे हो कि जो भी वर्ल्ड में या फिर हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको क्या करना है, उनको एक बहुत ही बड़ी कार चाहिए, बहुत बड़ी टीवी चाहिए, एक बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट हाउस चाहिए, बहुत ही एक लाविश लाइफ चाहिए, इसीलिए वो लोग मेहनत करें। इसलिए नहीं कि भाई हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ पाना चाहते नहीं, वी वॉन्ट टू शो ऑफ, वी वॉन्ट एवरी फैसिलिटी, राइट। दिस काइंड ऑफ डिजायर कैन लीड पीपल टू डिस्ट्रक्शन in the form of bankruptcy or even broken relationships। अब देखो आप बोलोगे अरे भाई ये तो अच्छी बात है, अगर हम वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट ऑल दीज थिंग्स देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। बट फिर सपोर्ट किया आपने, एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कभी ये चीज़ें नहीं मिली, अगर ये डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए इंसान के, तो वो क्या कर सकता है, वो बैंक्रप्सी यानी कि वो अपने पूरे पैसे जो है उड़ा सकता है इन चीज़ों पर, बाद में हो सकता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है बाद में, राइट। और उस वजह से क्या हो सकता है, एक बोल सकते हो डिप्रेसिंग स्टेट आ सकता है, पर्सन कैन बिकम अ क्रिमिनल, राइट। कुछ भी हो सकता है पैसे की तंगी की वजह से। तो इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि भाई जो डिजायर्स होते हैं इंसान में, उसे फुलफिल करते करते एक बार ऐसा टाइम आ जाता है जब इंसान क्या हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर सकता है, राइट। वो बैंकरप्ट हो सकता है, दैट पर्सन कैन लीड टू अ ब्रोकन रिलेशनशिप इन हिज लाइफ, यानी कि हो सकता है भाई इसी के डिजायर्स के चक्कर में क्या होता है, इंसान दूसरे इंसान को समझ नहीं पाता, एंड दिस कैन लीड टू अ ब्रोकन रिलेशनशिप इन द लाइफ। तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनली इट्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो ये क्या हुआ, एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर सभी लोग ऐसा करने लगे। तो डिजायर को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट फ्रॉस्ट पोएम। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि पोएम को मेंशन कर दिया, पोएट को मेंशन कर दिया, वहां पे आपका बहुत काम हो जाता है। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉस्ट पोएम या फिर लिख सकते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम स्पीक्स ऑन द इशू ऑफ ग्रीड करप्टिंग पीपल एंड इवन सोसाइटी। यहाँ पर हमने क्या बोला, डिजायर, डिजायर ही क्या है, ग्रीड, राइट, लालच। तो वो आपने नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया है कि सेम वे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपनी पोएम में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ग्रीड है, लालच जो है, वो करप्ट कर रहा है इंसानों को भी और पूरी सोसाइटी को भी, राइट। द पावर ऑफ हेट। अब आ गए आप आइस पे, क्योंकि आपने ये डिजायर समझा दिया, अब आप हेटरेट समझाओगे, राइट। So the power of hate which is symbolized by eyes is just as great as desire। तो डिजायर तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई डिजायर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, दैट कैन लीड टू एंड ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, एंड बोल सकते हो अगर यही पूरी तरीके से फैलता रहा, दिस कैन लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। सेम वे में आप बता रहे हो कि हेटरेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आइस के थ्रू सिंबलाइज किया गया है, विच इज ऑल्सो इक्वली वी कैन से ऑन द सेम लेवल which can lead to the end of the world as the desires, right। तो आपने यहाँ पे वो भी mention कर दिया। While desire consumes quickly, desire क्या करता है ना, desire की वजह से हमेशा हर एक चीज़ बहुत जल्दी खत्म होती है, स्पीड में खत्म होती है, क्योंकि desire एक होता है आपका फुलफिल, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा फुलफिल होता है, तीसरा स्टार्ट होता है, तो एक स्पीडी चीज़ होती है, राइट। एंड फाइनली आपको वो डिजायर्स फुलफिल करने के लिए अगर कुछ नहीं होता, देन इट लीड्स टू एंड ऑफ एवरीथिंग। बट हेट का क्या होता है भाई, हेट बोलते हैं धीरे धीरे ग्रो करता है, राइट। सो हेट प्रोड्यूसेस शाय येट रिस्ट्रेन्ड डिवास्टेशन, यानी कि हेट से क्या होता है ना, वो धीरे धीरे जो है बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, बट एक ऐसा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है जो कि रोका नहीं जा सकता, रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि भले ही डिजायर और हेटरेट सेम लेवल पे है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, डिजायर की वजह से बहुत जल्दी स्पीड में सब कुछ एंड हो जाता है, इट कंज्यूम्स एवरीथिंग वेरी इन अ वेरी ग्रेट स्पीड, बट जो हेटरेड है इट ग्रोज slowly but leads to a restrained devastation। For instance, hate is the root cause of racism and war। जैसे अगर हम examples देखें तो hate ही तो reason था for the racism wars, right, wars, right, जो कि झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, वो क्यों होते थे, क्योंकि one king kind of hated the other king, right। वो एक competition होता था, भाई मैं नहीं तो ये भी नहीं। सेम वे में जो रेसिज्म होता था कि ब्लैक वाइट पीपल, ये क्यों होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट, राइट। तो हेटरेड ही तो रीजन था फॉर वॉर्स एंड रेसिज्म। तो ये दिखता बहुत छोटी सी चीज है, पर देखो कितनी ज्यादा ऑलरेडी बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, तबाही हो चुकी है इसकी वजह से, क्लियर। इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड फॉर लाइफ टाइम्स, लिंगर यानी कि रह सकता है, राइट, इट कैन गेट स्टोर्ड इन पीपल्स माइंड्स फॉर लाइफ टाइम्स। एक बार हेट डेवलप हो जाता है तो वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में बैठ जाता है।
Moreover, it consumes the hater even more than the person hated. Very nice line कि जब भी कोई इंसान किसी को hate करता है ना, तो जो पर्सन हेट करता है वो ज्यादा अपने आप को कंज्यूम कर लेता है, जो हेट है वो ज्यादा किसे खा लेता है, इस पर्सन को, द वंस हु हैव स्टार्टेड हेटिंग। जिसको आप हेट करो उसको क्या फर्क पड़ेगा, राइट? तो जो हेट है इट कंज्यूम्स मोर द हेटर देन द पर्सन बीइंग हेटेड। इट दस कैन hasten the end of the world and ruin lives. इट मत लिखो, लिख दो does hate and desires. इट भी लिख सकते हो, बट यहां पर दो चीजों की बात हुई है तो राइट दिस, ठीक है? सो does hate and desires can hasten the end of the world and ruin lives. तो आपने क्या किया भाई, आपका क्वेश्चन यही था कि किस तरीके से ये चीजें जो है hasten कर सकती है, यही चीजें पूछी थी, तो वही आपने यहाँ पे बता दी है कि हाँ भाई, इसीलिए जो आईज और जो फायर है वो क्या सिम्बलाइज कर रहे थे। सेकेंडली आपने इन दोनों को डिफाइन कर दिया, थर्डली आपने पोएम और पोएट का नाम बता दिया, एंड फाइनली यू सपोर्टेड बोथ द फैक्ट्स, डिजायर एंड हेट्रेड विथ एग्जाम्पल्स, और फाइनली आपने जो क्वेश्चन की लाइन थी उससे एंड कर दिया कि हाँ भाई, इसीलिए हमें लगता है कि डिजायर्स और हेट्रेड जो है वो एंड जो है उसको हैस्टन कर सकते हैं, यानी स्पीड में ये धीरे धीरे वर्ल्ड नहीं होगा, एंड बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, ठीक है? और आपने क्लास में एक और वर्ड यूज कर दिया, एंड रूइन लाइव्स, और अल्टीमेटली पूरी लाइफ जो है वो रूइन हो जाएंगी। क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट एन आंसर, क्योंकि देखो पोएम में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज ही आपको पूछे जाएंगे, राइट? चैप्टर में तो चलो स्टोरी लिख दोगे, थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू डाल दोगे, बट पोएम में क्या होता है, इतनी सी पोएम होती है, उसमें इतना बड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द पोएम फायर एंड आइज carries with it very deep thematic ideas. Elaborate on these darkest traits of humanity. क्या बोला है भाई कि ये जो इतनी सी पोएम बस फायर एंड आइज, आपको पोएम बता दी है, ठीक है? तो फायर एंड आइज में बहुत ही डीप थीमेटिक आइडियाज हैं, यानी थीम्स हैं, राइट? आपको हेट्रेड, डिजायर, फायर और आइज ऐसे कंपैरिजंस दिए हैं, तो इसे आपको इलेबोरेट करना है ऑन द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बींग्स के जो डार्केस्ट ट्रेट्स होते हैं, जो सबसे बुरे ट्रेट्स होते हैं, यानी वो 12 वर्ड्स जो हमने पढ़े थे, उसको आपको यहाँ पर इलेबोरेट करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रॉस्ट रेप्रेजेंट्स या प्रेजेंस, देखो यहाँ पर आप रॉबर्ट भी लिख सकते हो, पूरा नाम लिख लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर नाम दे दिया पोएट का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेप्रेजेंट्स या प्रेजेंस the two of the darkest, represent नहीं होगा, presence ही होगा, presents the two of the darkest traits of humanity. भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो darkest traits बताए हैं, राइट? वो कौन से दो darkest traits हैं? The capacity to hate and the capacity to be consumed by lust or desire. देखो अब यहाँ पर आप normally लिख दो कि Robert Frost in his poem Fire and Ice has presented two of the darkest traits of humanity which are desires and hate. तो भी आपका आंसर अच्छा है, ठीक है? बट आपको एक और वे मिल गया है, तो आप ये भी ट्राई आउट कर सकते हो, जहां क्या लिखा है कि द कैपेसिटी टू हेट, कितना हेट कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट, एंड द नेक्स्ट डार्केस्ट ट्रेट इज कैपेसिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय लस्ट और डिजायर्स। लस्ट इज व्हाट, दैट स्ट्रॉन्ग वांट, और डिजायर्स भी क्या है, वही सेल्फिश ग्रीडीनेस कि मुझे ही चाहिए सब कुछ, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है अपनी लाइन को स्टार्ट करने का। Of the two, he attributes the greater of the two evils is desire. देखो सबसे पहले पोएट ने क्या लिखा था कि भाई फायर और आइस दोनों रीजंस हैं, बट मेरे हिसाब से डिजायर जितना मैंने देखा है लोगों में, फायर जो है वो रीजन हो सकता है, राइट? फिर सेकेंडली बताया है नेक्स्ट कि हाँ अगर दो बार एंड होता है वर्ल्ड, it is if it had to perish twice, right, then eyes would also suffice, यानी फिर eyes भी एक रीजन हो सकता है। यानी पोएट का मानना क्या है, अगर फायर और आइज में से उनको कभी चूज करना पड़े तो किसको चूज करेंगे, फायर को। तो आप वो भी बता रहे हो कि दोनों में से उन्होंने सबसे पहले ज्यादा बोल सकते हो एक सबसे बड़ा रीजन जिसको माना है, प्रोमिनेंट रीजन माना है, वो है डिजायर, ठीक है? सो ऑफ द टू, यानी कि डिजायर और हेट में से अगर हमें देखना है कि पोएट ने किसको ज्यादा ध्यान दिया है, तो एट्रीब्यूट्स द ग्रेटर ऑफ द टू इविल्स इज desire, ठीक है? In giving desire the foremost position with regard to the destruction of the world, Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy, saying that this is most likely to lead to its demise, right? यहाँ पे क्या बोला है कि भाई दोनों में से फायर को एक बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फॉरमोस्ट रीजन बनाते हुए, यानी सबसे टॉप पे जो रीजन होगा फॉर द वर्ल्ड टू एंड, ये बताते हुए उन्होंने क्या बोला है कि डिस्ट्रक्शन किस वजह से होगा ऑफ द वर्ल्ड,
एक पावरफुल स्टेटमेंट ये होना है कि भाई ग्रीड और जेलिसी डिजायर्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जो ग्रीड है लोगों में, जो जेलिसी है, जो लस्ट है, जो डिजायर है, यही रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिमाइज यानी डेथ किसका, ऑफ द वर्ल्ड्स एंड। इट्स कौन है यहाँ पर, वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो एंड हो सकती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरमोस्ट रीजन, यानी सबसे पहला रीजन अगर होगा तो वो होगा डिजायर्स, जेलिसी, हेट्रेड, ग्रीडीज, हेट्रेड नहीं ग्रीड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपने यहाँ पर बता दिए। डिजायर represents the greatest problem that attributes to the cause of the war, ठीक है। फ्रॉस्ट देन attributes, इसके बाद आप आओगे अब हेट्रेड पे। फ्रॉस्ट देन attributes hatred with the same capacity to do harm, यानी सबसे पहले तो फ्रॉस्ट ने बोला कि डिजायर, ग्रीड, जेलेसी, जो वांट है, जो लस्ट है, वो जो है रीजंस हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड, सबसे पहले, राइट। फिर इसके बाद हमें लिख रहे हैं कि फ्रॉस्ट ने और किस चीज को एट्रीब्यूट किया है, इंडिकेट किया है कि भाई जो हेट्रेड है वो भी उतना ही लेवल का हार्म कॉज कर सकता है जितना कि डिजायर, but still presents it as having the ability to lead to the destruction of the world if it were to happen for a second time. However, he lessens the relative importance of hatred. But उन्होंने क्या बोला है कि भाई डिजायर से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है हेट्रेड का, यानी हेट्रेड और डिजायर में से अगर देखें तो डिजायर सबसे पहले एंड करेगा, फिर सेकेंडली हम हेट्रेड को दे सकते हैं कि हाँ भाई इट ऑल्सो हैज द सेम कैपेसिटी टू डू द हार्म, बट एक बोल सकते हो ना प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इट इज ऑफ द डिजायर, can lead to the destruction of the world if it were to happen for a second time. पर अगर दो बार हो जाता है, सेकेंड टाइम वर्ल्ड एंड हो रहा है, तो फिर हेट्रेड कैन बी द रीजन। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि भाई ये जो फायर और आइज है इसमें एक बहुत थीमेटिक आइडिया दिया है डीप, तो उसको इलेबोरेट करो, यानी आपको डार्केस्ट ट्रेट्स बताने थे ह्यूमैनिटी के, राइट, किस तरीके से दीज कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने वो यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया बाय यूजिंग द पोएम एंड द पोएट नेम ऑल्सो। क्लियर, ऑलराइट। Next question is, the poet presents two reasons which will lead to the destruction of the humanity, desire and hatred. What values do you garner from the two possible causes provided by him? आपको क्या लगता है भाई कि जो उन्होंने दो पॉसिबिलिटीज दी हैं, एक है डिजायर और एक है हेट्रेड, आपके हिसाब से क्या होगा, वर्ल्ड किस तरीके से एंड हो सकता है, या फिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। चलिए देखते हैं भाई इसको आंसर हम किस तरीके से करेंगे। द पोएट प्रोवाइड्स, क्योंकि देखो पहला आपको जो पार्ट पूछा है कि दो वैल्यूज पोएट ने दिए, तो आपको वो दो वैल्यूज पहले बतानी पड़ेंगी। So the poet provides and deals with two possible causes for the end of the world. He points more towards the emotional and sentimental side of the issue. As for him, fire denotes deep passion and burning desire, while ice is highlighted for its icy cold and hatred side of the emotions. देखो आपको एक और थर्ड वे मिल गया टू represent your answer. क्या लिखा हुआ है देखो कि भाई पोएट ने प्रोवाइड किए हैं दो रीजंस जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। अब ये दोनों ही क्या इमोशनल साइड्स हैं, राइट, ऑफ द पर्सन। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि उन्होंने ज्यादा किसको पॉइंट किया है, डिजायर को, और वो क्या है, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल साइड ऑफ द इशू। क्योंकि एक पर्सन को डिजायर किसके लिए, खुद के लिए होते हैं, तो एक इमोशनल एक सेंटिमेंटल साइड है। वो क्या है कि उनके हिसाब से फायर क्या है, जो बर्निंग डिजायर है इंसान में, डीप पैशन है, दैट वांट है, वो हो गया क्या, फायर। और आइस क्या है भाई, आइस इज फॉर इट्स आइसी कोल्ड एंड हेट्रेड साइड ऑफ द इमोशंस, यानी जो हमारा स्टोन हार्ट बिहेवियर होता है, और जो आइसी कोल्ड यानी कि जो होता है ना रिजिडिटी बिल्कुल वो, और हेट्रेड जो है दैट इज द नेक्स्ट साइड ऑफ द इमोशन जो कि पोएट ने बताया है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ he favors both the arguments and says that either the deep burning passion or the cold hatred and jealousy factor will push the people to walk on the path of destruction. पोएट ने दोनों ही रीजंस को फेवर किया है कि भाई ईदर जो डीप बर्निंग पैशन है वो, या फिर जो हेट्रेड है इंसानों में, उस वजह से दे कैन गो और वॉक ऑन द पाथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जहां पर तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, उस पर लोग फाइनली वॉक करते हुए दिखेंगे, ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। The poet is sure of the destruction of humanity. He first talks about the destruction because of fire, and in case this fails, then ice will end the world. The love that people have for one another will turn into hatred. In race of climbing up and outdo one another, people will tend to hate each
अदर। अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में पोइट का बताया था, अब आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देते जा रहे हो। सपोर्ट करोगे कैसे? खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू देना है, क्योंकि पूछा है सेकंड पार्ट में, राइट? आपके हिसाब से क्या होने वाला है। तो आप यहाँ रीजन दे रहे हो कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि फायर, और फिर उन्होंने बोला कि आइस की वजह से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जो लव दैट पीपल हैव फॉर वन अनदर विल टर्न इनटू हेट्रेड। जो लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए प्यार है वो धीरे धीरे हेट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है या हो जाएगा पूरी तरीके से। इन रेस ऑफ क्लाइंबिंग अप, जो एक भागा दौड़ी चल रही है, राइट, जो लोग भाग रहे हैं इन वेरी स्पीड जस्ट टू क्लाइंब अप एंड आउट डू अदर पीपल, यानी कि कोई भी इंसान है मुझे उससे सीनियर सुपीरियर पोजीशन पे आना है, इस चीज में जो दिमाग में जो बोल सकते हो एक डिजायर है, वो पीपल विल टेंड टू हेट ईच अदर, और इसी चीज के लिए लोग फाइनली क्या करते हैं? एक दूसरे को हेट करते हैं। तो आपने डिजायर का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, हेट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। These negative emotions will become so strong that it will surpass all the love and lead to the destruction of humanity. और ये नेगेटिव इमोशंस जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि इनकी वजह से जो भी लव, जो भी ह्यूमैनिटी है किसी में भी, वो सरपास दब जाएगी और ये सारे इमोशंस जो है ओवर पार कर लेंगे, एंड फाइनली दिस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो आपने पहले पोएट का भी बता दिया, पोएम का भी बता दिया, सपोर्ट भी कर दिया और अपने एग्जाम्पल्स भी दे दिए। तो डन, दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, How will the world end? Support your answer with scientific explanation. देखो यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो, कि आपने जब हमने पोएम पढ़ी थी तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जो पहली दो लाइंस है कि सम पीपल से कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इट विल एंड इन आइस। तो यहाँ सम पीपल कौन थे? वो साइंटिस्ट, यानी कि लोगों का मानना है कि भाई यहाँ तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोग रह ही नहीं पाएंगे, यानी जो टेम्परेचर है सन का, इट विल राइज टू दैट लेवल दैट इट विल बर्स्ट, और उस वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, एवरीथिंग विल एंड। या फिर तो क्या होगा कि भाई आईसी बिल्कुल कंडीशन हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, हो सकता है सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, और उस मेल्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा? हर जगह आईसी वाटर, जिस वजह से लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होगी इन सच अ लो टेम्परेचर। सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो क्या थे? साइंटिफिक रीजंस, फैक्ट्स। तो आपको अब साइंटिफिक रीजंस से क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर साइंटिफिकली देखें तो फिर बताओ वर्ल्ड किस तरीके से एंड होगा। ठीक है, चलिए तो इन शॉर्ट हम फर्स्ट टू लाइन्स समझा रहे हैं पोएम की। ठीक है, according to the scientists, the two reasons for the destruction of the world will be either fiery core or the ice age. या तो क्या होगा, ये जो कोर होता है ऑफ द अर्थ, राइट, उसका इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, एक तो वो रीजन हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही टेम्परेचर गिर जाएगा, आइस एज आ जाएगी, राइट, यानी सब कुछ बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। Some scientists believe that the world would be incinerated from its fiery core, while others were convinced that a coming ice age would destroy all living things on the earth's surface. कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि भाई इंसिनरेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा जब हम हीट हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको आप बोलते हो इंसिनरेशन, बर्निंग बोल सकते हो। सो क्या होगा? इंसिनरेशन जो होगा फियरी कोर का, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस वजह से, या फिर जो आइस एज आ रही है, यानी धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है? बर्फ का बनता जाएगा, इस वजह से क्या होगी? सारी लिविंग थिंग्स अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि ना तो वेरी हाई टेम्परेचर ना ही वेरी लो टेम्परेचर जो है कोई भी सहन कर सकता है। In other words, either the deep heat or fire under the earth beds will lead to natural calamities like volcano eruptions, volcanic eruptions, earthquakes and tsunamis which will one day end the world, or the melting of ice। यहाँ तक पहले देखते हैं, यानी कि ये मानना है कि भाई जो फायर का रीजन है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने का रीजन है, तो ऐसा होगा कि भाई जो डीप हीट है अर्थ के अंदर, क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी, राइट, जो डीप हीट है, या तो उसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल कलामिटीज़ हो जाएंगी, या तो सुनामी आ जाएगी, या फिर अर्थक्वेक होंगे, या वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। तो ये कोई भी जो भी नेचुरल कलामिटी है उसकी वजह से या तो पूरा वर्ल्ड एंड होगा, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग विल श्रिंक द वर्ल्ड, या फिर आइस जो है मेल्ट होने लगेगी, जो भी स्नोई माउंटेन्स है, जो भी ग्लेशियर्स हैं, उस वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा? उसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक द वर्ल्ड, यानी सब खत्म एक साथ। एज अ रिजल्ट वन डे द एंटायर वर्ल्ड विल डाई ऑफ द आइसी वाटर, और इस वजह से जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी तो होगा नहीं, वो बिल्कुल आइसी वाटर होगा, और उस आइसी वाटर की वजह से सारे लोग जो है उसी में दे कुड एंड, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें आइसी वाटर में इतना लो टेम्परेचर होगा कि नोबडी विल बी एबल टू सस्टेन एंड देयरफॉर नोबडी विल बी एबल टू लिव फॉरएवर। क्लियर? फ्रॉस्ट दस ट्राइज टू वार्न पीपल। अब आपने यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी बात कर दी, यानी ये पोएम से क्वेश्चन है, वो आपको पता है, आपने यहाँ मेंशन कर दिया। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फ्रॉस्ट दस ट्राइज टू वार्न पीपल अगेंस्ट द टू ग्रेटेस्ट problems facing humanity and the consequences of human vices with an increased effectiveness। तो फाइनली हमने ये भी बोल दिया, इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो है लोगों को
सतर्क कर रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटी में भी ये जो फायर और आइस का काम हो रहा है, राइट, या तो साइंटिफिकली खत्म हो जाएगा वर्ल्ड, या फिर फ्रॉस्ट का मानना है कि हाँ भाई आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो ह्यूमैनिटी की ट्रेड्स हैं, जो डिजायर्स और हेट्रेड बढ़ रहा है, इस वजह से भी आपकी लाइफ एंड हो सकती है। तो साइंटिफिक फैक्ट किस तरीके से देना वो हमें समझ आ गया। क्लियर? ऑल राइट। टुडेज वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रिडन. People fight over various issues and there is no peace in the world. Explain or describe based on your reading of the poem Fire and Ice. क्या बोला है कि भाई आजकल हर एक चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, राइट। हर एक छोटी छोटी चीज़ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे से झगड़ लेते हैं कि हाँ भाई मेरे को नहीं मिला तो भाई चलो लड़ लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आजकल का जो वर्ल्ड है हर एक चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो आप सपोर्ट करो इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ऑल राइट, चलिए। सो हेट्रेड इज अ प्रीडोमिनेंट इशू इन टुडेज वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वजह से लड़ाई होती है वो किस लिए होती है भाई, हेट्रेड की वजह से, राइट। तो इट इज अबाउट प्रीडोमिनेंट इशू इन द वर्ल्ड। नेबर हेट्स हिज नेबर, ब्रदर हेट्स हिज ब्रदर, नन इज विलिंग टू फॉरगिव ईच अदर और टॉलरेट ईच अदर। ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे को हेट करता है, वेदर नेबर नेबर हो, ब्रदर ब्रदर हो, या कोई भी रिलेशन हो, एवरीबडी हेट्स, राइट, जस्ट बिकॉज, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई मैं नीचे दिखूं। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही प्रूफ हो। अगर मैं सही नहीं हूं तो सामने वाला बिल्कुल क्या होगा, गलत ही होगा। ऐसा मतलब मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सही नहीं हूं, इसीलिए आई हेट दैट पर्सन। तो आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हर एक चीज में हेट्रेड बढ़ गया है, इस वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। As a result of the hatred, we live in a very fragmented world. Fragment का मतलब होता है parts, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस वजह से ये जो हेट्रेड है, इस वजह से हम जो पीसेस में वर्ल्ड है उसमें रह रहे हैं, यानी एक नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट वन, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पीसेस, ठीक है। तो हम एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट्रेड। If hatred continues to rule our lives and world, nothing will remain intact. और अगर इसी तरीके से hatred जो है वो कंटिन्यू होता रहा, ruin कर देगा लाइफ, एक दिन सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। Nothing will remain intact. एक साथ कुछ नहीं रहने वाला। All our achievements will perish and the world will come to an end. और हमने जितनी मेहनत की ना कि भाई मैं ही करूँ, हर चीज़ मुझे मिल जाए, फाइनली क्या होगा, वर्ल्ड ही एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हेट बढ़ जाएगा कि नोबडी विल बी एबल टू लिव विद ईच अदर। या तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, एवरीबडी विल किल द अदर पर्सन, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, फाइनली आप जिस अचीवमेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जो हेट्रेड आपने डेवलप किया, उसी वजह से क्या होगा, सब कुछ एंड हो जाएगा। If we have to save the world, we need to learn how to forget and forgive. अगर आप चाहते हो हम अपना पूरा वर्ल्ड संभाल लें, सेव कर लें, तो आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक तो forget और दूसरा forgive, यानी कि माफ़ करना और उस चीज़ को भूल जाना। अगर सीख लिया तो we can save the world. For this, we need to have enormous amount of love and compassion and be willing to tolerate the differences and learn to get along with each other. और अगर हमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स खत्म करने हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी के लिए एक लव, एक कंपैशनेट बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू बी काइंड फॉर एवरी पर्सन। आपके लिए हर एक इंसान क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंसान, राइट, एक इंसान होना चाहिए। अगर आपने हर किसी को अपनी तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड जो है एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हेट्रेड, आपका मानना है यहाँ पर। और वो हेट्रेड क्यों है, वो एग्जाम्पल्स दे दिए, सपोर्ट कर दिया, और उसे सोल्यूशन भी क्या है, कैसे खत्म कर सकते हो, वो भी यहाँ पर बता दिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द मेटाफर्स ऑफ आइज एंड फायर convey to the readers? Don't they represent the two extremes of human behavior that can lead to the destruction and death of this world? क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो मेटाफर्स यूज किए, मेटाफर्स यानी यहाँ पे कंपेयर किया आइस को हेट के साथ और फायर को डिजायर के साथ, राइट। तो आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गए, मेटाफर्स। अब यहाँ पर जो आपको दो मेटाफर्स गिवन है इन द क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो क्या बता रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हेट, डिजायर, ठीक है, that can lead to destruction and death. What is the message that the poet wants to give to the readers? In short, poem क्या समझा रही है, वो सब कुछ आपको इस आंसर में बताना है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। The poet has touched the universal issue of the ending of this existing world. पोएट ने क्या किया भाई, इस पोएम में उन्होंने उस इशू को टच किया है, वो यूनिवर्सल इशू जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है कैन एंड। He gives a message as well as a warning to human beings. वो सिर्फ एक मैसेज ही नहीं दे रहे बल्कि वो वॉर्न भी कर रहे हैं, एक वार्निंग भी दे रहे हैं to all the human beings. Man is swaying between two extremes. Man क्या कर रहा है, वो दो extremes में sway कर रहा है, fire and ice. Sometimes he is torn by his unbridled fire of passions, desires, lust, longings and fury.
कभी कभी क्या होता है कि भाई जब हम एक्सट्रीम कौन सी डिजायर की बात करें, फायर की बात करें, तो लोग जो है ना वो खुद ही अपनी चीजों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं? पैशन, ठीक है, हर एक चीज को पाने के भी जो है कि हाँ भाई हमें ही चाहिए हर एक चीज। पैशन भी देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हम यहाँ बात करें बिल्कुल जो एक्सट्रीम पैशन हो जाता है वो। डिजायर्स, किसी चीज को पाने की वांट। लस्ट, अ स्ट्रॉन्ग वांट, राइट। लॉन्गिंग्स एंड फ्यूरी, फ्यूरी इज व्हाट? वायलेंस, राइट। तो ये सारी चीजें जो है एक एक्सट्रीम को इंडिकेट कर रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन ग्रीड, एवरेज एंड पैशनेट लव। और इस वजह से ये चीजें क्या करती हैं? ये लीड करती हैं टू ग्रीड। इसकी वजह से लालच होता है, क्योंकि आपका पैशन डिजायर्स फुलफिल करने के लिए आपको लालच होती है कि भाई मैं किस तरीके से करूं, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी मेरा, राइट। यही चीज क्या डेवलप करती है आपके अंदर? एवरेज एंड पैशनेट लव, यानी वही कि जो ग्रीड, जो सेल्फिशनेस, जो एक पैशन होता है कि सब मेरा हो जाए, वो सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं आपके अंदर अगर आप ये जो फायर, जो डिजायर है वो अपने अंदर बोल सकते हो एक एक्सट्रीम एंड तक बढ़ा लो। All such extremes can lead to unavoidable conflicts and disasters. और ये सारी जो extremes हैं वो क्या कर सकती हैं? फाइनली एक conflict develop कर सकती हैं and it can lead to what? All the desires. Disasters. If not controlled, they can help in bringing an early end of this world. और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो इसकी वजह से एक अर्ली एंड हो जाएगा वर्ल्ड का, ठीक है। अब आप चाहो तो आप यहाँ पर जिस तरीके से ये फायर के हमने वर्ड्स बताया ना, इसी तरीके से आप इस आइस का भी ऐड कर लो। सेम वे आइज represents or presents what? Hatred among human beings, ठीक है। जस्ट टू overpower everything, just to outdo other people, people are developing hatred among themselves, which can also be one of the reasons which can consume the people and the world and can lead to an early end of the world, ठीक है। तो आप जो हो दोनों पॉइंट्स के सपोर्ट में बोल सकते हो कि हाँ फायर और आइस जो है ये एक्सट्रीम्स हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के, जिसकी वजह से फाइनली द वर्ल्ड कैन एंड, ठीक है। तो एक ये सैम्पल आंसर था, आप इसमें बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके से इसमें आंसर में कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, जस्ट टू सपोर्ट द फैक्ट कि हाँ हेट्रेड और डिजायर आर द एक्सट्रीम फैक्ट्स, और एक्सट्रीम्स जो हो सकते हैं आपके ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन लेवल के, और फिर उनकी वजह से वर्ल्ड जो है एंड कैसे हो सकता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic which is long answer type questions based on the poem Fire and Ice। यानी कि अब हम जो है हर टाइप के क्वेश्चन से बोल सकते हो हम टैकल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा, वो चाहे आपका जो लेसन है लेटर टू गॉड हो, वो पोएम्स हो, डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस, तो आप हर एक चीज के लिए रेडी हो। डन? ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द चैप्टर 2 ऑफ अ बुक फर्स्ट फ्लाइट विच इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।